ओके तो सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके स्क्रीन पे है ऑलरेडी। चैप्टर 1 चैप्टर 2, पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 को रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद नेक्स्ट 10 मिनट्स में। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट चालू करते हैं जो चैप्टर 2 का रहेगा, उसके बाद अपन अपडेट करते हैं मालिक चीजें। चैप्टर 1 में अगर आप देखोगे तो चैप्टर 1 में टोटल 3 चीजें हैं, फटाफट ध्यान रख लीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओके दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, दूसरा था स्ट्रैटेजी और तीसरा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है ओके मैनेजमेंट में मैंने आपको डिस्कस किया कि पॉलिसी है। पॉलिसी क्या होती है ओके ऑलरेडी स्क्रीन पे आपके इसमें इट इज अ स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट जो क्रूशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, जिसकी वजह से सक्सेस को इफेक्ट होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं डिसीजंस। दैट्स ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी। इसके साथ में अपन ने डिस्कस किया सेकंड कॉन्सेप्ट दैट वाज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है मालिक, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ओके जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन डिफाइन किया जाता है। ओके यहां पर आपको याद होगा 3 कॉन्सेप्ट मैंने समझाया जो स्क्रीन पर रेड कलर में लिखे हुए। पहला पॉइंट आप याद रखिए, स्ट्रेटजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रिस्पांसिबल मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट ओके स्ट्रेटजी इज नेवर फ्लॉलेस, ऑप्टिमल और परफेक्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटजी इज ऑलवेज ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन डिस्कशन किया था। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उस 3 क्वेश्चन के पहले आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एसएम का डेफिनेशन। एसएम का डेफिनेशन क्या रहेगा? इट इज ए प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, मैनेजरियल प्रोसेस है व्हिच इन्वॉल्व्स क्या क्या चीजें ओके सबसे डेवलपिंग ए विजन, सेटिंग ए ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 3 क्वेश्चन, वन क्वेश्चन वाज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज इंपॉर्टेंस एंड थर्ड इज लिमिटेशन। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम। ओके हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम आर देयर? 2 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला पॉइंट है टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सेकंड पॉइंट टू गाइड द कंपनी इन इवेंट ऑफ द चेंजेस। जो चेंजेस होंगे उसके लिए गाइड करना कंपनी को। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसएम और इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम। तो अगर आपको याद होगा ये 7 कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किए हुए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस। तो सर क्या क्या है? सबसे पहले ये कंपनी को क्या देगा? डायरेक्शन देगा। सेकंड पॉइंट क्या क्रिएट करेगा? फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा। तीसरा पॉइंट एसएम क्या रहेगा? प्रोएक्टिव रहेगा। चौथा पॉइंट रिएक्टिव है, लेकिन कैसे बोला है? फेस द फ्यूचर। पांचवा सिनेरियो इट विल सरप्राइज को हैंडल करेगा, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। एंड लास्ट 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये बिजनेस को लॉन्गिटिविटी करेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपने बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेगा। अगर आपको याद है एक क्वेश्चन है इसके ऊपर डिस्कस किया था जो लास्ट वाले पॉइंट पे, जहां पर अपने बोला था पुराने बंगाली स्वीट्स को बेचकर ओके अपन ने वापस नया दही समोसा निकाला और वो बेचना चालू किया। दैट इज हाउ वन पॉइंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एसएम कम इनटू पिक्चर। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस ऑफ एसएम। हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? 4। एकदम सिंपल है, एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड यहां पर टर्बुलेंस रहेगा। सेकंड पॉइंट एसएम इज ए टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा पॉइंट एसएम इज कॉस्टली। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके मैं अकेला एसएम यूज करूंगा ऐसा नहीं है, ओके सामने वाला भी एसएम यूज करेगा, तो सामने वाले की स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करना चैलेंज है। ओके ये होने के बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था ओके चैप्टर 1 का, दैट इज एसएम इज यूज्ड एट ओके क्या एसएम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज किया जाता है? आंसर इज यस। इसके लिए आपको याद होगा तो सबसे पहले नहीं, उसके पहले स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। आई मिस्ड आउट this one okay strategic level in organization. How many strategic level in organization are there? 3। कौन से? corporate level, business level and functional level। और इसमें से एक ही क्वेश्चन आपके लिए सटीक है and that is what is the role of कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। मैंने आपको बताया ये चैप्टर 3 के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट अपने डिफाइन रखना है। ओके यहां पर रोल कितने हैं मालिक? ओके टोटल 8 रोल है, इजीली याद आता है। सबसे पहले ओवरसी द ओके डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कैसे कर रहा है, ओके डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है ये देखना है। सेकंड सिनेरियो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना। थर्ड सिनेरियो कौन से बिजनेस में रहना। चौथा सिनेरियो एलोकेटिंग रिसोर्सेज। वापस ये 4 चीजें, पहला पॉइंट है ओवरसी करना, सेकंड पॉइंट ओके आपके लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करना, तीसरा पॉइंट कौन से बिजनेस में रहना, चौथा पॉइंट ओके एलोकेटिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट 2 पॉइंट तो इजी है, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। एंड इंप्लीमेंट करने के बाद अपने अंदर कौन सी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए? लीडरशिप। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बिजनेस और स्टेक होल्डर के बीच में मैं एक इंटरमीडिएरी हूं, जो मैं बिजनेस में क्या हो रहा है स्टेक होल्डर को बताऊंगा, शेयर होल्डर को बताऊंगा और शेयर होल्डर को इनपुट लेके मैं बिजनेस को दूंगा। ये कॉन्सेप्ट आता है रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। मैं अभी साथ में क्योंकि चैप्टर 3 भी डिस्कस कर रहा हूं तो मेरे को याद करके बताइए व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में इज ओनली कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट वर्क्स और कॉर्पोरेट प्लस बिजनेस विल वर्क। कॉर्पोरेट प्लस बिजनेस विल वर्क, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए कितने डायमेंशन थे? 6 अगर याद है तो। सबसे पहला डायमेंशन क्या था? यहां पर कौन इन्वॉल्व होता है? टॉप मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट यहां पर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, सेम सिनेरियो। तीसरा एनवायरनमेंट कौन सा होगा? एक्सटर्नल। ओके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। डे टू या फ्यूचर ओरिएंटेड? फ्यूचर। एंड मल्टी
मल्टी बिजनेस एंड मल्टी फंक्शनल। ये आपको चैप्टर 3 का पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, जिसके साथ में ये नोट रखना है। और ये होने के बाद है क्या ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में क्या आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करते हैं? आंसर इज यस। और यहां पर ये कैसे डिफाइन किया है? ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ये हमेशा लिखना रहेगा, मैंने आपको बताया हुआ है, आप थियरी आंसर देख चुके हो। ओके, कमर्शियल रहा तो उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। जो नॉन कमर्शियल है उनका मोटिव क्या होता है? नॉन प्रॉफिट। ओके, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी एसएम यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, वो मोनोपोली क्रिएट करते हैं। रीजन सिंपल है, वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव एंड अदर थिंग्स रहता है। तो यहां पर मोनोपोली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए पैसा जो मिलता है वो आउटसाइड सपोर्ट से मिलता है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। तीन एरिया में यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एसएम यूज किया जा सकता है। कौन से? ओके, एक है एजुकेशनल, एक है मेडिकल, हेल्थ केयर, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए गवर्नमेंट। ओके, एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट, ये तीन चीजें। हेल्थ केयर को क्या बोला इन्होंने? मेडिकल। तो तीन पॉइंट आपके लिए रहेंगे, एजुकेशन, मेडिकल एंड गवर्नमेंट। और ये तीनों का पॉइंट आप अगर मसाला देखोगे तो बहुत इजी है। एजुकेशन के अंदर याद रखो स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं हैंड्स विद एम्प्लॉयर्स, जहां पर वो कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट किया जाता है। इवन ऑनलाइन ट्रेनिंग ओके, क्रैड करके आपको ये मिल रहा है। ओके, तो ऑनलाइन अपग्रेड करके आपको ये मिल रहा है। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, यानी आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड लिटरली बोल रहा हूं, कल मेरे को एक चीज मालूम पड़ी है, मतलब मेरे कजिन आए हुए थे। ओके, एंड आई फाउंड आउट ओके इसके स्कूल भी कंप्लीटली उसकी ऑनलाइन है। यूएस की कोई स्कूल है और यहां पर बैठ के ही इज कंप्लीटली, उसका पूरा स्कूल ऑनलाइन है, पूरा स्टार्ट टू एंड। अपना कोविड की वजह से ऑनलाइन हुआ है, उनका पूरा स्कूल ऑनलाइन है। वो इधर ही है लेकिन यूएस की स्कूल अटेंड कर रहे हैं। एंड मैंने उसको पूछा ये तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई यार बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। उनका मतलब वो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई यार उनका ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू गेट दैट पंटर लोग, मतलब अपने पंटर लोग, मतलब बच्चे लोग इनटू स्पोर्ट्स में डालने के लिए द टाइम एलोकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड ओके अदर देन स्कूल कैन बी डन ओनली बेस्ड ऑन ऑनलाइन। तो इसकी वजह से वो पॉइंट में है। मतलब उसका जो मतलब छोटा मेरा भतीजा है ओके, ही इज इनटू फुटबॉल। तो फुटबॉल के लिए पूरा टाइम जो देना पड़ता है, फुटबॉल उसके लिए फैन है, फुटबॉल का फैन है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को समझ में आया, अच्छा ऑनलाइन स्कूल्स भी, मतलब ये तो ऑनलाइन एजुकेशन की डिग्रीज की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन स्कूल की भी डिग्री मिल जा रही है। तो आज के डेट में यूएस की स्कूल इज एक्सेस फ्रॉम इंडिया ओके, यानी कंप्लीट ऑनलाइन। हाँ, मैं अपनी तो पंटर लोगों की स्कूल खत्म है अभी ओके, अभी फिजिकल स्कूल है। और मैं वही सोच रहा था फिजिकल स्कूल होनी चाहिए यार, दोस्त वोस्त कैसे बनाएगा? तो बोला उसका दोस्त वोस्त प्ले ग्रुप, मतलब प्लेइंग के इसमें है। तो डिपेंड, मतलब हर जन का अपना। और सही लगा मुझे भी, मतलब क्या है भाई, एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये मैं बता रहा हूँ। 10th-12th में एक्स्ट्रा लाके क्या उखाड़ लिया, ये अपन को समझ में आ रहा है ओके। तो वही लॉजिक है ना, एट द एंड अगर एजुकेशन की बात करें तो मेरे को बताओ 10th-12th के बाद ही एक्चुअल चालू हो रहा है ओके। जो एजुकेशन की बात करते हैं 10th-12th का क्या, इंग्लिश तुमने बहुत अच्छा कर लिया, क्या उखाड़ लिया? मेरे को बताना, मैथ्स अच्छा कर लिया, ठीक है ओके। तो इसका मतलब वो लोग स्कूल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, स्कूल कर रहे हैं, बट बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत तोड़ रहेगा। सेकंड पॉइंट मेडिकल में होता है। मेडिकल में अपन ने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट अपन आज या कल डिस्कशन में आएंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ओके, जहां पर मेडिकल खुद जो हॉस्पिटल्स है वो लोग खुद टेस्ट करने लग गए हैं, एम्बुलेंस देने लग गए हैं ओके, सारी फैसिलिटीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं डॉक्टर के ओके, जो ऐप रहता है, ये पॉइंट आपको डिफाइन किया हुआ है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट में एसएम यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्या चेंज करने में, विजन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। रीजन सिंपल है, अगर उन्होंने विजन चेंज किया या विजन के साथ में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव चेंज किया, ये मीडिया में खबर आ जाएगी एंड अल्टीमेटली सामने वाला पॉलिटिकल पार्टी ओके वो डिबेटिंग पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट होता है। इसीलिए यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है कि एसएम यूज करेंगे लेकिन चेंजिंग ए विजन विल नॉट हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एग्जांपल मैं आपको डिफाइन करता हूं, एक लेक्चर पहले आपको मैंने बताया था ओके, अगर टॉप मैनेजमेंट मैं हूं ओके, मैं चेंज हो गया, कॉर्पोरेट लेवल में चेंज हुआ, क्या विजन भी चेंज होगा जो नया आएगा? आंसर इज यस ओके। कितना भी रहो, अरे जो नया पर्सन आएगा ये रहेगा ही रहेगा ओके, ये कॉन्सेप्ट। पर मेरे इसमें चेंजेस बार बार होंगे क्या ओके, कॉर्पोरेट लेवल में ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो एग्जांपल अगर मेरे को ओवरटेक करेगा तो वो एक 8 इयर्स 10 इयर्स एक डिकेड के बाद होता है ओके, उसके बाद वो अपना नया विजन सेट करता है यार। एंड एवरी टाइम इट हैपेंस ओके। वी हैव डिस्कस अबाउट जियो, मेरे को बताओ जियो केस में मुकेश अंबानी ओके, रिलायंस केस में मुकेश अंबानी, विजन कौन सेट कर रहा है ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपन बोल रहे हैं लेकिन कौन सेट कर रहा है? मुकेश अंबानी, एंड ही सेटिंग इट आउट ओके। अब मेरे को बताओ क्या रिलायंस का विजन चेंज होगा क्या? नहीं, कब तक नहीं होगा? जब तक वो पर्सन ओके मे नॉट चेंज, जो हमेशा विजन सेट करता है। एंड जो नया आएगा वो विजन, भले ही उसका विजन यूज करेगा लेकिन ही विल डेफिनेटली हैव हिज ओन विजन ना, ये पॉइंट रखना। ये इसीलिए अपने लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है। रियल लाइफ में ये आसानी से हो सकता है। रियल लाइफ में अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने टेक ओवर कर लिया, विजन चेंज करना आसान। गवर्नमेंट में अगर कोई नई गवर्नमेंट आई, वो जब विजन चेंज करती है, पब्लिक हाँ हूं चला जाता है, बिकॉज ये रेस्ट्रिक्टिव है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर कम्युनिकेटिंग ओके। उनका मसाला वही तरफ लेके जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी धांधा हूं करती है, इसकी वजह से ये मीडिया में खबर जाती है। और मीडिया में पॉलिटिकली इश्यूज आ गए तो आपको भी मालूम है कैसा होता है, क्योंकि इसमें किसका पैसा है? टैक्स पेयर
ओके, टैक्स पेयर के पैसे से। आप नोट करोगे आज की डेट में भी जो अभी बहुत सारे इसमें आओगे, तो पता नहीं तुम किसने एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे टैक्स पेयर मनी के ऊपर बहुत कमेंट किया जाता है। ओके, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीज ऑन। ओके, तो ये चीज हुई आपकी चैप्टर 1 की। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 1 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट में आप होने के बाद आप चैप्टर 2 देखोगे। चैप्टर 2 इज नथिंग बट एसएम प्रोसेस। चैप्टर 2 में कितनी चीजें हैं? चैप्टर 2 नहीं, सॉरी, चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। कितनी चीजें हमारी यहाँ पर? 5। ओके, पहली चीज है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तीसरा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, चौथा विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। पहला कॉन्सेप्ट आता है आपके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन आपने ध्यान रखना होगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस जिसके ऊपर क्या डिफाइन होता है? ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं, रिसोर्सेज कौन से चाहिए, और पॉलिसी बनाने की, रिसोर्स को यूज करना, एक्वायर करना एंड डिस्पोज करना। ये हो गया आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से अनसर्टेनिटी आ सकती है। आंसर इज यस। तो पहला क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी को डील कैसे करोगे? हाउ यू विल डील विद अनसर्टेनिटी? 2 अप्रोच। कौन सा 2 अप्रोच है? एक है ओके क्लस्टर अप्रोच, दूसरा है सिनेरियो एनालिसिस। ओके, एक चीज है, एक इसमें ऐसा होगा अनसर्टेनिटी आई एक्युमुलेट करो, अनसर्टेनिटी आई एक्युमुलेट करो, और बाद में ना प्रायोरिटी के हिसाब से डील करो, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। एक आया सिनेरियो है जो इनहेरेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको चेंज करना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस। ये होने के बाद अपने और एक क्वेश्चन सुना था, क्वेश्चन पढ़ा था इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें आप 2 ही वर्ड याद रखिए अभी के लिए, ट्रेंड्स एंड इवेंट। अगर एक बार कुछ होता है तो इवेंट्स, बार बार कुछ होता है तो ट्रेंड्स। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मेरे को नहीं लगता है कि इसके लिए कोई दिक्कत आनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एकदम इजी आंसर है। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? अल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट करना। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कौन से एरिया में होता है? ओके, ये अपन ने डिस्कस किया है। बिजनेस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, मार्केट हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है, ये डिस्कस किए हुए हैं। इट इज एरिया। और इसके साथ में अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कितने डायमेंशंस है? 6। एक बार रिपीट कर रहा हूं। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, सेकंड पॉइंट एलोकेटिंग रिसोर्सेज है, एक्सटर्नल है, लॉन्ग टर्म है, ओके फ्यूचर है, एंड मल्टी बिजनेस एंड मल्टी फंक्शनल है। ये केस मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन क्लियर कट बोलता है ये जो एसएम बना है ना, उसका फिलोसॉफिकल बेस हम है। ओके, जिस पे एसएम बना हुआ है उसका फिलोसॉफिकल बेस मैं हूं, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? 5। सबसे पहले है विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अपने अपने पॉइंट। पहला पॉइंट था विजन। विजन अगर देखोगे तो मैंने आपको क्लियरली समझाया था क्या सीन याद रखना है। एकदम इजी आंसर है। विजन किस में? इट इज ए रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, जिसके अंदर क्या क्या डिफाइन करते हैं वो लोग। रोड मैप मतलब फ्यूचर की बातें करते हैं। वो लोग बता रहे हैं उनकी कंपनी क्या होगी, उनकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, उनके कस्टमर फोकस क्या होगी, उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, उनके मार्केट क्या होगी, और मैनेजमेंट कैसी चाहती, कैपेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेबिलिटी कैसी होगी और मैनेजमेंट कैसी चाहती है कंपनी कहां पर स्टैंड होना चाहती है, दैट इज कॉल्ड विजन। ओके, वेयर वी वांट टू गो। ओके, यहां पर 2 क्वेश्चन अगर विजन के याद है तो, एक है एलिमेंट्स ऑफ विजन और एक है एसेंशियल्स ऑफ विजन। तो पहले बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ विजन। विजन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मिशन। ओके, बिना मिशन के विजन नहीं बनेगा, तो विजन कुछ तो करना चाहिए मालिक। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? मिशन। मिशन के बाद क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्लान, एंड तीसरा पॉइंट ये सब ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट। ये 3 चीजें रहेगी तो विजन को आप अचीव कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ विजन। उसके बाद आता है एसेंशियल्स ऑफ विजन। हाउ मेनी एसेंशियल्स आर देयर? 4। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएटिवली होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपके अंदर इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। तीसरा सिनेरियो आपका क्या होना चाहिए? एंथुसियाज्म। सर मोटिवेशन मत रखना, मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म में डिफरेंस मैंने समझा दिया। एंथुसियाज्म होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है डायरेक्शन इन विच कंपनी इज गोइंग हेड। सर एंथुसियाज्म किस में जाएगा? विजन में। ओके, मोटिवेशन मिशन में, और चैलेंजिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू में ध्यान रखना मालिक। ओके, ये तीनों चीजें अलग अलग रहेगी। हो गया आपका विजन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आया मिशन का कॉन्सेप्ट। मिशन का क्या है मालिक? मिशन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप है, और प्रेजेंट बिजनेस स्कोप की बात करें तो मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी क्या है, मेरा कस्टमर क्या है, मेरा मार्केट क्या है, मेरे प्रोडक्ट क्या है, मैं कौन से मार्केट में सर्विस दे रहा हूं, ये हो गया मेरा मिशन। लेकिन आपको एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है जो रेड में लिखा हुआ है, मिशन बहुत तोड़ होना चाहिए, गुड होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? मिशन एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, मिशन एकदम क्लियर होना चाहिए, मिशन में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मिशन फिजिबल होना चाहिए, एंड और एक पॉइंट है मिशन मोटिवेटिंग होना चाहिए। ये होने के बाद याद रखना गुड मिशन स्टेटमेंट कैसा होना, गुड मिशन कैसा होना चाहिए, ये लॉजिक दिखा हुआ है। उसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चन है, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मिशन, और दूसरा क्वेश्चन है ओके मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या दिमाग में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है व्हाई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर मिशन। मैंने आपको इसको डिवाइड किया 4 और 3 में, आप इसको 5 और 2 में भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 5वां पॉइंट 4था पॉइंट सेम में है। सबसे पहले क्या चाहिए? यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। सेकंड पॉइंट एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट यस 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 मोटिवेटिंग। चौथा पॉइंट जनरल टोन। 5वां पॉइंट फोकल पॉइंट। ये 5 हो गए। छठा और 7वां आपको ध्यान रखना होगा, इट विल ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा
ओके भाई, टाइम पर कॉस्ट कितना गया, टाइम कितना गया, परफॉर्मेंस क्या है, ये देखने के लिए आपको क्या चाहिए, मिशन चाहिए। और इसके बाद आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग ए मिशन स्टेटमेंट। यानी अमित अगर मिशन बनाएगा, मिशन स्टेटमेंट बनाएगा तो क्या पॉइंट दिमाग में रखेगा, तो कितने पॉइंट दिमाग में रखेगा, 4। सबसे पहला मिशन स्टेटमेंट के अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, कस्टमर। कस्टमर का वो जरूरी है ना, मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, एग्जैक्टली अभी क्या कर रहा हूं। तीसरा सिनेरियो, ओके यहां पर मिशन स्टेटमेंट यूनिक होने चाहिए। एंड लास्ट, मिशन स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट। मैं बोल रहा हूं क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, कमाएगी, लेकिन किसमें डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, मिशन में। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन आपके मॉड्यूल के हिसाब से ये दोनों सेम रहेंगे। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिए है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल आए, ऑब्जेक्टिव है, आंसर रिमेंस सेम। ओके 8 पॉइंट याद रखोगे, 10 पॉइंट है वैसे, पर मैं रिपीट में 8 पॉइंट करूंगा। पहले 4 पॉइंट याद रखो, अगले 4 पॉइंट अपने आप याद आ जाते हैं। पहले 4 पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैंने आपको इसको कीवर्ड में बताया था, याद है ना मालिक। तो पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट, इसका क्या डिफाइन करेगा, रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था मिशन, तो मिशन को क्लियर होना चाहिए, बिना उसके काम होगा नहीं, तो मिशन किधर अचीव होगा ये डिफाइन होना चाहिए। तीसरा सिनेरियो अल्टरनेटिव्स, इसका मतलब क्या था, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या था, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। एंड चौथा पॉइंट इसके नाम से याद रखो, ओके परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो अप्रेजल मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो पहले 4 पॉइंट क्या क्या है मालिक, ओके एनवायरनमेंट मतलब रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट आपके आता है मिशन का क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है ओके अल्टरनेटिव्स का पॉइंट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट पॉइंट है अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट 4 पॉइंट तो मेरे को नहीं लगता है मेरे को रिपीट करने की जरूरत है। क्या क्या होना चाहिए, ओके कॉन्क्रीट होना चाहिए, मेजर टाइम फ्रेम में होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एंड चैलेंजिंग होना चाहिए। याद है चैलेंजिंग का एक एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने क्या बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और ऑलरेडी अचीव कर रही है। ओके अभी एक्जैक्टली ऐसे ही ब्रांच खोल रही है, ब्रांच खोला और उनको टारगेट दिया 30,000 यूनिट का। एक्जैक्टली सब कॉपी पेस्ट रिसोर्सेज है, 30,000 यूनिट का टास्क दिया हुआ है, गो 30,000 यूनिट का टास्क दिया है। क्या है यहाँ पर, ये क्या चीज है जो कम पड़ रहा है, ओके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके यार 50,000 तो वैसे ही कर रहा था आदमी, तुम 10 घंटे तो वैसे ही पढ़ाई कर रहे थे, और मैंने तुमको बोला एक काम करो, एक दिन 5 घंटे पढ़ के बताओ। ओके तो क्या चैलेंजिंग रहेगा, ओके चैलेंजिंग होना चाहिए। 10 घंटे पढ़ाना तो 12 घंटे बता आज, तब जाके तुम्हारा चैलेंजिंग टास्क रहेगा रे, तब जाके मजा आएगा, अपने आप को कुछ मिलेगा। एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट। ओके ये होने के बाद आपके लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। और ओके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेजेस, कितने स्टेजेस रहेंगे, 5। ये बहुत इजी है, मैंने आपको मसाला बताया था। पहला पॉइंट डेवलप क्या करना है, विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर का मसाला तीनों लिखना है, विजन भी लिखना है, मिशन भी लिखना है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये मैंने टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करवाया था। सेकंड सिनेरियो आपको क्या करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पर नाम क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, जिसके अंदर आपको याद होगा स्वॉट करना है। स्वॉट का कॉन्सेप्ट क्या था, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये होने के बाद तीसरा पॉइंट था फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। मेरे को बताओ इसका मसाले में मैंने आपको क्लियर बताया था, ये कौन सी स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर रहा है, ये कॉर्पोरेट लेवल जो अपन आज डिस्कशन में लाएंगे। चौथा सिनेरियो इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सर चैप्टर 3 में से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इन चैप्टर 7। एवरीबॉडी क्लियर मालिक, ये हो गया अपना चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट। ओके सो ये हो गया आपके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3। ओके मालिक, सो गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। पहला पॉइंट है चैप्टर 4 की तरफ देख लीजिए। चैप्टर 4 है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर अपन पहले डिस्कशन करेंगे। ओके पहला बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द वेरियस डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द वेरियस ग्लूक और लॉरेंस की स्ट्रेटजीज। तो आपको लिखनी है 4 स्ट्रेटजीज, एक है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, दूसरा है ओके एक्सपांशन, तीसरा है रिट्रेंचमेंट, एंड चौथा है कॉम्बिनेशन। जैसे ही होगा उसके बाद आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के ऊपर। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के ऊपर 2 क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा क्वेश्चन है आपके ओके व्हाई स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, ओके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकदम इजी है। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पे फोकस करते हो, बिजनेस को चेंज नहीं करते। सेकंड पॉइंट, यू आर फोकसिंग ऑन एनहांसिंग फंक्शनल एफिशिएंसी। तीसरा पॉइंट, आपको रीडेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। चौथा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सेफ्टी ओरिएंटेड है, रिस्क भी कम है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटेंशन इज कंप्लीटली ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस का कोर कॉम्पिटेंसी, सीसीआर कोर कॉम्पिटेंसी, अगर याद होगा। एंड लास्ट पॉइंट, यहां पर ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है लेकिन मॉडेस्ट है। ये होने के बाद आपके लिए वाई स्टेबिलिटी होने के कारण क्या है, 4 रीजन, अब 5 रीजन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे हो, मैच्योरिटी। सेकंड पॉइंट, आपको है ना आप कंफर्टेबल नहीं हो, एम्प्लॉइज आर नॉट कंफर्टेबल विद चेंजेस, तो जिनको चेंज चाहिए, जो कंफर्ट जोन में है, वो स्टेबिलिटी प्रीफर करेंगे। तीसरा, एनवायरमेंट स्टेबल है। चौथा सिनेरियो, ओके मुझे एक्सपेंशन से डर लग रहा है। एंड पांचवा सिनेरियो, अभी रैपिड एक्सपेंशन किया है तो थोड़ा आराम से जाने दो यार, थोड़ा टाइम दे दो, आराम से सेटल कर लेंगे। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली विद
विद रिस्पेक्ट टू योर ओके स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी क्यों चाहिए। ये होने के बाद आपके लिए एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आया। एक्सपेंशन में अगर आप देखोगे तो जो चार्ट दिख रहा है उसी के बेसिस पे काम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन, उसके बाद है व्हाई एक्सपेंशन, उसके बाद क्वेश्चन आता है कितने प्रकार के एक्सपेंशन है। अगर आपको याद होगा मैंने दो इसमें डिवीजन किया है, एक है इंटरनल एक्सपेंशन, एक है एक्सटर्नल एक्सपेंशन। मैंने नहीं किया है, मॉड्यूल ने किया हुआ है। ओके, इंटरनल एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, इंटरनल मतलब दो होंगे आपके, एक होगा इंटेंसिफिकेशन, एक होगा डाइवर्सिफिकेशन, और एक एक्सटर्नल एक्सपेंशन में आपके दो पॉइंट होंगे, वन विल बी ओके विद रिस्पेक्ट टू योर मर्जर एक्विजिशन एंड वन विल बी स्ट्रेटेजिक अलायंस। पहला क्वेश्चन है आपके लिए ओके व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है मालिक। तो यहां पर आप याद रखिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहां पर रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होने वाला है। सेकंड पॉइंट यहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तीसरा पॉइंट ग्रोथ लेवल क्या रहेगा, मैसिव ग्रोथ रहेगा बिकॉज एम्बिशियस है। ओके, ये स्टेबिलिटी का अपोजिट है और यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि आपको स्टेबिलिटी में नहीं अवेलेबल थे। ये कॉन्सेप्ट अपन ने देखे हुए हैं। ओके, विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन। व्हाई एक्सपेंशन, व्हाई 4 पॉइंट है, 4 रीजन है क्यों चाहिए एक्सपेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई एनवायरमेंट इतना डायनामिक है, मुझे एक्सपेंशन करना है। सेकंड, जो मैनेजर्स है ना उनके लिए प्राइड फीलिंग है एक्सपेंशन करना। तीसरा सिनेरियो ओके भाई यार मुझे मार्केट पे कंट्रोल लेना है। अगर मार्केट पे कंट्रोल लेना मतलब मार्केट मेरे हिसाब से चले तो मुझे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, एक्सपेंशन। एंड चौथा सिनेरियो ओके मेरे को अपने एक्सपीरियंस कर्व का बेनिफिट लेना है तो एक्सपेंशन से ही फायदा होगा। ओके, बिना एक्सपेंशन किए एक्सपीरियंस कर्व का फायदा नहीं होगा। दैट इज व्हाट योर व्हाई एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया दैट इज कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन 3 तरह के होते हैं, कौन से मालिक। ओके, पहला होता है मार्केट पेनिट्रेशन, सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक है मार्केट। तीनों का कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया, उनके कीवर्ड बताया, उनके वर्ड्स कैसे प्ले करते हैं रोल ये भी मैंने समझा दिया मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के कितने प्रकार है, 4। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है कॉन्सेंट्रिक, एक है कॉन्ग्लोमरेट। वर्टिकल में दो चले जाते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या करते हो, पीछे। वैसे मैं एक बार वापस रिकॉल कर दूं सबका। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, मार्केट पेनिट्रेशन में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, बस उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मार्केट डेवलपमेंट में नया प्रोडक्ट, सॉरी नया मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ओके नया प्रोडक्ट बट एग्जिस्टिंग मार्केट। बट जब मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको क्लियरली बताया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको ध्यान रखना होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड होगा या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया देन ओनली इट इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, एल्स इट विल बी ए डाइवर्सिफिकेशन जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया। वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रेशन है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड करना मतलब क्या करना, ओके डिस्ट्रीब्यूटर के शूज में चले जाना, और बैकवर्ड करना मतलब सप्लायर केस में जाना। ओके, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, सेम बिजनेस सेम प्रोडक्शन पॉइंट, ओके वो रहेगा। कॉन्सेंट्रिक रिलेटेड प्रोडक्शन लाइन एंड कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट रहेगा। ये होने के बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशन की कहानी खत्म होती है मालिक। मर्जर एंड एक्विजिशन अपन ने डिस्कस कर लिया, इट इज द सेम। और मैं क्वेश्चन पूछता हूं टाइप्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन कितने रहेंगे मालिक। टाइप्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन आपके लिए सेम रहेंगे, 4 पॉइंट। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक की जगह वर्ड क्या होगा, कोजेनरिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। दैट इज द सिनेरियो विद मर्जर एंड एक्विजिशन। नाम बराबर ध्यान रखना क्या यूज करना है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में अपनी आइडेंटिटी जाती नहीं है, बट लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया के लिए अपन एक साथ में आते हैं। और स्ट्रेटेजिक अलायंस का मेन कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज। एडवांटेज कितने मालिक, पोज, POSE, P का फुल फॉर्म पॉलिटिकल, O का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल, S का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक, E का फुल फॉर्म इकोनॉमिक। पॉलिटिकल मतलब आपको याद होगा फॉरेन से इधर आना है तो आपको पॉलिटिकल एडवांटेज चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको क्या चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कस्टमर डेटाबेस, सप्लायर डेटाबेस, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक मतलब कंप्यूटर को हराना है, कंप्यूटर के साथ मिलकर मार्केट अपने पास करना है, एंड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब अपना एक्सपीरियंस को यूज करना है। ये रीजन हो सकता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज 2 है। पहला डिसएडवांटेज है शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं अपन, लेकिन यहां पर शेयरिंग करना रिस्क है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये शेयरिंग से बचाने के लिए आप एग्रीमेंट रखोगे, लेकिन एग्रीमेंट कितना चलेगा, कितना एग्रीमेंट कोर्ट में जाएगा, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। मेरे ख्याल से रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी का लॉजिक आपको समझा होगा। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में अपने पास बेसिक क्वेश्चन क्या है, ओके 3 वापस है सेम। पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाई रिट्रेंचमेंट एंड टाइप्स ऑफ रिट्रेंचमेंट। टाइप्स ऑफ रिट्रेंचमेंट मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका था कितने प्रकार के रिट्रेंचमेंट है, 3। पहला क्या करने का, टर्न अराउंड। दूसरा क्या करने का, डाइवेस्टमेंट, एंड तीसरा पॉइंट होगा लिक्विडेशन। व्हाट इज द तीनों में डिफरेंस मैंने आपको क्लियरली बताया है। पहला होगा टर्न अराउंड मतलब आपने कुछ बंद करने का सोचा नहीं है लेकिन रेक्टिफाई करने का सोचा, दैट इज कॉल्ड ओके टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। ओके, डाइवेस्टमेंट मतलब एक हाथ यूनिट बेचने का, दैट इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट। एंड सबसे वर्स्ट हालत जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड ओके लिक्विडेशन। डेफिनेटली लिक्विडेशन सबसे वर्स्ट है सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर एवरीवन। बट
डेड बिजनेस इज बेटर देन लॉस बिजनेस, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली फ्रॉम लिक्विडेशन। ये होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, रिट्रेंचमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिट्रेंचमेंट में क्या बोलते हैं, सबसे पहला डाइवेस्टमेंट समझ लीजिए। डाइवेस्टमेंट इज सम ऑफ द एक्टिविटीज हम लोग बंद कर रहे हैं, यानी इन्होंने डाइवेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है। ओके, ये ध्यान रखिए। सेकंड सिनेरियो ये बोलते हैं, ओके याद रखना ये स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। तीसरा सिनेरियो जब अपन ये बात करेंगे तो यहां पर भी रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस आता है, ये भी मैंने डे बिफोर यस्टरडे मैंने समझा दिया था। रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस खाली किस में नहीं आता है, स्टेबिलिटी, बाकी एक्सपेंशन हो या रिट्रेंचमेंट हो, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस होने ही वाला है। एंड चौथा सिनेरियो है भाई कुछ कुछ केसेस है जहां पर कंपलसरी अपने को रिट्रेंचमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे आपको याद हो गया ऑब्सोलेट ऑफ प्रोडक्ट हो गया, अनप्रॉफिटेबल हो गया, कंपटीशन हो गया, ओवर ओके मार्केट में इतना कैपेसिटी हो गया, मतलब इतने सारे सप्लायर्स हो गए कि साला कस्टमर्स मिल नहीं रहे। एंड दैट इज व्हाट इज सिनेरियो। एंड यहां पर है फेलियर ऑफ एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजी, आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी लेकिन वो फेल हो गई होगी। दैट इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक की जगह वाई का कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस करें तो सिमिलर आंसर आता है, जहां पर ये पॉइंट है बेसिक आंसर, मेरे को काम ही नहीं करना है, मैनेजमेंट नो वांट्स टू लॉन्गर टर्न द बिजनेस। सेकंड, बिजनेस इज वायबल ओनली आफ्टर डाइवेस्टमेंट, अगर मैं कुछ बंद करता हूं तभी जाके मैं बिजनेस वायबल हो सकता है। तीसरा सिनेरियो मिसमैच हो गया मेरे प्रोडक्ट्स का, जो मैंने प्रोडक्ट सोचा था, एग्जांपल मैंने वड़ा पाव चालू करने का सोचा था लेकिन वड़ा पाव और टीचिंग ये दोनों मैच नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड मिसमैच हो गया। चौथा सिनेरियो अपने लिए नेगेटिव कैश फ्लो। पांचवा सिनेरियो कंपटीशन एकदम टफ हो गया है और कंपटीशन की वजह से अपना प्रॉफिट कम हुआ है। मेरे को बताओ कंपटीशन बढ़ गया तो क्या दिक्कत आएगी, कंपटीशन बढ़ गया तो क्या दिक्कत आने वाली है, क्या मार्केट शेयर कम होते जाएगा? यस, भले ही कंपटीशन में भले ही लोअर कंपीटर होगा, मतलब जो बहुत भारी कंपीटर नहीं होगा, लेकिन मार्केट शेयर कुछ तो कुछ खाएगा ना मालिक, और वो प्रॉफिटेबिलिटी कम करेगा इंडस्ट्री की, कहीं ना कहीं करेगा। एंड वो आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के अंदर, बट टू द एक्सटेंट ये कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई और अपने पास पुरानी टेक्नोलॉजी है और इससे अच्छा अल्टरनेटिव वो ऑप्शन है यार, इधर पैसा लगा के रखे, उससे वो पैसा किसी और पर्पज के लिए लगाए तो काम आएगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये हो गया। ये होने के बाद अपने लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। ओके, अपने लिए फोकस करता है विद रिस्पेक्ट टू 3 स्ट्रेटजी। कौन सी? ओके, रिट्रेंचमेंट फोकस करता है 3 पे। कौन सा? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन, जिसमें से टर्न अराउंड के लिए आपको स्टेप्स दिए हुए थे। अगर आपको याद है टर्न अराउंड के स्टेप्स कितने हैं? 5। सबसे पहले क्या करने का, जो आपका करंट प्रॉब्लम है उसको क्या करने का, एसेस करने का। एसेस करने के बाद सेकंड पॉइंट क्या करने का, ओके डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान। लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लान बाद में बनेगा, पहले आपको इमरजेंसी एक्शन लेने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट इमरजेंसी एक्शन मतलब क्या यार, जो है अपने पास कैश लाने का बंदोबस्त करो ना यार। ओके, कैश लाने का बंदोबस्त करो, एसेट बेचो, ओके जो करना है करो, दैट इज नथिंग बट इमरजेंसी प्लान। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? डेवलप इमरजेंसी प्लान, यानी देखो 3 चीजें, सबसे पहले पता करो क्या दिक्कत हो रही है, दूसरा आगे कैसे जाना है ये सोचो, और जो आगे जाने के लिए पैसे चाहिए वो इमरजेंसी एक्शन से देगा। और इमरजेंसी एक्शन आप इंप्लीमेंट करो और इंप्लीमेंट करके अपना बिजनेस क्या होगा, रीस्ट्रक्चर। और रीस्ट्रक्चर होने के बाद जो आपने प्लान सोचा था, ओके उसकी वजह से आप क्या करोगे, रिटर्न टू नॉर्मल। दैट इज योर 5 स्टेप्स इन कौन सा स्ट्रेटजी, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के 5 स्टेप्स कौन से हैं वापस चाहिए? सबसे पहले क्या करने का, एसेस करंट प्रॉब्लम। सेकंड पॉइंट डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान। अब डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना हुआ, लेकिन स्टार्ट स्ट्रेटेजिक प्लान से नहीं करेंगे, स्टार्ट किसे करेंगे, इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक प्लान में ये होगा कि अपन के पास इतना पैसा आ गया तो आगे आगे ऐसा जाएगा। इमरजेंसी प्लान बताएगा पैसा आएगा कहां से, पैसा आएगा कैसे, अरे धंधा बंद हो गया है भाई, पैसा नहीं है तो पैसा आएगा कैसे, दैट इज विल बी डिफाइंड बाय होम, इमरजेंसी प्लान। और इमरजेंसी प्लान के बाद अपने बिजनेस को क्या करो, रिस्ट्रक्चर, क्योंकि पैसा आ गया ना, अभी आपने एसेट बेचे होंगे, ओके आपने शेयर होल्डर से पैसे मंगाए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रे अकाउंट्स में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, डिबेंचर होल्डर ने इंटरेस्ट माफ कर दिया होगा, इन लोग ने ये मना कर दिया होगा, ये हुआ है ना, डिबेंचर भी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ओके ये सारी चीजें की होगी अपन ने, एंड दैट इज इमरजेंसी एक्शन प्लान के बाद रीस्ट्रक्चर करो बिजनेस को, और बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर लिया, अब किसमें आओ, रिटर्न टू नॉर्मल। अगर रिटर्न टू नॉर्मल आने के बाद भी आपका धंधा नहीं चल रहा है तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज कॉल्ड डाइवेस्टमेंट। और डाइवेस्टमेंट के रीजन ज्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है, अगर याद होगा आपको तो मैंने बताया ये सारे के सारे पॉइंट्स कहां से देखने के, ऊपर से। ओके व्हाई रिट्रेंचमेंट इज नथिंग बट डाइवेस्टमेंट, एंड सेम लॉजिक हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मैंने आपको बताया एक्सट्रीम है, मतलब अनअट्रैक्टिव है, कोई खुश नहीं है, लेकिन ओके लास्ट लाइन एक लिखी हुई है, ओके वो सबसे मैटर करती है, डेड बिजनेस इज वर्थ देन ओके अलाइव। ओके ये जब कहानी जिंदा मरना अच्छा है जिंदा रहने से, वो कहानी का कौन से बिजनेस को एप्लीकेबल होता है, लिक्विडेशन। एंड दैट्स वेयर योर चैप्टर दिस कम्स इनटू पिक्चर, एंड दैट इज योर चैप्टर 4। मेरे ख्याल से चैप्टर 4 की कहानी पक्का क्लियर है मालिक, एवरीबॉडी? तो ओके मालिक, तो फटाफट एक बार चैप्टर 5 को रिवाइज कर लेते हैं मालिक। ओके चैप्टर 5 के इसमें अपन देखेंगे, और मैं वापस आपको बता दूं ये रिवाइज करके भी कुछ फायदा नहीं होगा,
एप्लीकेशन। अगर आप चैप्टर 5 में एप्लीकेशन, मैं आपको ऑल टुगेदर बता दूं, चैप्टर 4 में एप्लीकेशन है, चैप्टर 5 में एप्लीकेशन है, लेकिन चैप्टर 4 का एप्लीकेशन बेटर है कंपेयर टू चैप्टर 5। चैप्टर 5 का एप्लीकेशन में मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो मेक श्योर एप्लीकेशन आपका तोड़ रहा है। चैप्टर 5 के अंदर आप दो इसमें डिवाइड करोगे। पहला डिवाइड होगा माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, दूसरा होगा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें में क्या क्या है? सबसे पहले ओके 5 फोर्स बताइए, दूसरा होगा स्टेल्थ बताइए, तीसरा होगा ओके जो 5 फोर्सेस उसमें से डिटेल आंसर। वो डिटेल आंसर में से दो आंसर आपके लिए रहेंगे, एक होगा न्यू एंट्री के लिए बैरियर क्या है और एक है राइवलरी के डिस्कशन। उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज में अंदर कितने हिमालय के? 4 है। कौन सा है? पहला है कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, उसके बाद फोकस एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। याद रखना है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के नाम मैंने आपको बता दिया, 3 नाम और ध्यान रखना, एक होगा माइकल पोर्टर स्ट्रेटजी और एक होगा जेनरिक स्ट्रेटजी। ये होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन है 5 फोर्सेस मॉडल कितने हैं मालिक? 5 फोर्सेस मॉडल 5 है। कौन से? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी, न्यू एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट्स। ये होने के बाद व्हाट आर द स्टेप्स टू डिटरमाइन द कंपटीशन? तो सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर। सेकंड पॉइंट, इवैल्यूएट हाउ स्ट्रांग द प्रेशर इज, इट कैन बी स्ट्रांग, सीवियर, मॉडरेट या लो, जो भी होगा। एंड तीसरा पॉइंट, कलेक्टिव स्ट्रेंथ पता करिए और उसके हिसाब से अपना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पता करिए, कंपटीशन कितना है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स ओके व्हेन देयर इज ए न्यू एंट्री। न्यू एंट्री को रोकने के लिए बैरियर्स क्या है? कितने बैरियर्स है? 7। सबसे पहले ओके बहुत सारा पैसा, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा सिनेरियो आपके लिए है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। चौथा है ब्रांड आइडेंटिटी, पांचवा मैंने चौथा किया है। उसके बाद है ओके स्विचिंग कॉस्ट, जिसका ओएस का एग्जांपल अपने डिस्कस किया था। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट पार्ले जी वाला एग्जांपल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, मोदी जी का एग्जांपल, एग्रेसिव रिटेलिएशन। ये होने के बाद आपके लिए आता है थ्रेट्स ड्यू टू राइवलरी, राइवलरी की वजह से। तो इसके अंदर क्वेश्चन मैंने बताया था, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ओके व्हाइल आइडेंटिफाइंग राइवलरी कैसी है, हमारी इंडस्ट्री में राइवलरी कैसी है। तो कितने फैक्टर्स है? 6। सबसे पहले क्या देखोगे? लीडर कौन है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर कौन है। तीसरा सिनेरियो ओके ओके फिक्स थर्ड पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट। चौथा इज एग्जिट बैरियर। ये सीक्वेंस में अपना गेम है मालिक। ओके तीसरा पॉइंट है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अगर याद है एग्जांपल, फिक्स कॉस्ट अगर कवर हो गया उसके बाद तो मैं और सस्ते में निकालूंगा, ओके कंपटीशन और बढ़ जाएगा। चौथा पॉइंट है एग्जिट बैरियर, जितना आसान होगा कंपटीशन कम होगा, एग्जिट बैरियर जितना मुश्किल होगा कंपटीशन ज्यादा होगा। पांचवा पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जितना ज्यादा होगा पब्लिक अट्रैक्ट होते जाएगा। एंड छठा पॉइंट, अगर यहां पर ग्रोथ नहीं है इंडस्ट्री का तो यहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा। ये 6 फैक्टर्स है जिससे अपन को डिफाइन करना है कि भाई यार राइवलरी कैसी है। ये होने के बाद आप गए नेक्स्ट पॉइंट पे, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कितनी है? 4, जिसमें से पहला नाम क्या है? कॉस्ट लीडरशिप। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप। आप देख लीजिए, मैंने अपडेट कर दिया स्क्रीन पे, एकदम इजी आंसर है। सबसे पहले क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल। सेकंड क्या करना चाहिए? फोरकास्ट। तीसरा पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा पॉइंट मास प्रोडक्शन करना चाहिए लेकिन स्टैंडर्डाइज करके करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है ओके यहां पर किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कॉस्ट सेविंग टेक्निक। नया ढूंढने के लिए रेजिस्ट करना चाहिए, रेजिस्ट टू डिफरेंशिएशन। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके ये 6 के 6 पॉइंट बहुत इजी है मालिक। ये 6 पॉइंट एक बार वापस आप रिवाइज कर लोगे, फटाफट रिवाइज करके बताइए। सबसे पहले क्या होगा? ओके यहां पर होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा सिनेरियो होगा फोरकास्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा पॉइंट मास प्रोडक्शन जो स्टैंडर्डाइज करके होगा। पहले 4 प्रोडक्शन के ऊपर बात की है, पांचवा सिनेरियो है इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स, यानी जो पहले 4 है ना उसमें आप टेक्निक्स में इन्वेस्ट करिए तो पहले 4 तोड़ होंगे। एंड पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट अपने आपको बचाइए किससे? डिफरेंशिएशन से। ये पॉइंट बताया। एंड ये होने के बाद आपके एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस मेरे को नहीं लगता कि मैंने डिस्कस भी करनी चाहिए, बहुत 5 आंसर है, 5 पॉइंट। हेड पॉइंट तो खत्म ही है, बायर, सेलर, राइवलरी, ओके न्यू एंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। ये 5 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए हुए। इसके मसाला भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये मसाला आपका एप्लीकेशन वाइज है। एंड उसके बाद रिस्क क्या है? रिस्क मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है लॉन्ग रन में ये सर्वाइव नहीं करेगा। रीजन सिंपल है, कॉम्पिटिटर कॉपी करेगा। और एक रीजन है लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट बचाएंगे अपन, तो मार्केटिंग होगा नहीं प्रोडक्ट का। तो 2 चीज है। उसके बाद टेक्नोलॉजी थ्रेट में रहेगी, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो तुम्हारी लग गई। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके अगर हाई सेल्स नहीं हुआ तो सर्वाइव करोगे क्या? नहीं। एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट लीडरशिप। ये होने के बाद आपके लिए आता है डिफरेंशिएशन। ओके डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। 3 कौन से? प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इधर पॉइंट क्लियर? ये तीनों का कॉन्सेप्ट अपने बात कर लिया और तीनों के अपने लॉजिक बताया। ओके प्रोडक्ट में याद रखना फीचर के ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल चीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके इट कैन बी ए मल्टीपल, मतलब इट कैन बी रिलेटेड टू ब्रांड, इट कैन बी आइडेंटिटी, इट कैन बी कस्टमर लॉयल्टी, इट कैन बी लोकेशन, इट कैन बी डीलरशिप, इट कैन बी एनीथिंग। ओके ये पॉइंट ध्यान रखना। ये होने के बाद व्हाट हाउ यू मतलब कैसे अचीव करोगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो याद रखना मैक्सिमम इधर कस्टमर फोकस करना, प्रोडक्शन मत देखना, कस्टमर। तो पहला पॉइंट है कस्टमर प्रेफरेंसेस देखिए, परफॉर्मेंस तोड़ करिए, प्रॉमिस करिए
करिए, हाई क्वालिटी दोगे, कस्टमर का पॉइंट। चौथा पॉइंट, रैपिड इनोवेशन करिए। रेड में लिखा हुआ पॉइंट ऊपर भी जो मैंने रेड में लिखा था वो तोड़ इंपॉर्टेंट है, और इधर भी रैपिड इनोवेशन नहीं किया तुम आउट ऑफ द मार्केट है, डिफरेंशिएशन काम ही नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड वैल्यू पे ध्यान रखिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है यूनिक फीचर देते रहिए। यहां पर अगर देखोगे 6 के 6 पॉइंट में आपने क्या पढ़ा, ओके कस्टमर को तोड़ दिए, ओके कस्टमर तोड़ देगा। ओके कॉन्सेप्ट समझ में आया मालिक? एंड इसके भाई एडवांटेजेस मैं डिस्कस नहीं कर रहा भाई, मेरे को नहीं करने का, मेरा मन नहीं कर रहा भाई। ओके 5 पॉइंट क्या क्या है समझ में आ गया? मसाला एप्लीकेशन वाइज कर लेना, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। एंड उसके बाद आता है आपका डिसएडवांटेज। सर यहाँ पर यूनिकनेस मेंटेन करना लॉन्ग टर्म में मुश्किल है क्योंकि इमिटेट हो सकता है ना मालिक। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर प्राइस ज्यादा है तो बायर को है ना वैल्यू नहीं लगती है, बोलता है यार इतने प्राइस में इतनी वैल्यू में मतलब नहीं। और यहाँ पर बायर स्विच हो सकता है। मैंने आपको बताया छोटी मोटी कार खरीदनी है तो आप इवैल्यूएट ज्यादा नहीं करोगे, लेकिन बड़ी कार खरीदोगे तो इवैल्यूएशन ज्यादा होगा। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड फोकस स्ट्रैटेजी। और फोकस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आपको बताया एक चीज याद रखिए, वैसे एक चीज दिमाग में क्लियर रखिए। ओके पहली कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, ये दोनों में कौन सा मार्केट होगा? ब्रॉड मार्केट। और इधर नैरो। अब क्वेश्चन ये आता है सर नैरो मार्केट कैसे डिफाइन करें? तो मैंने आपको क्लियर बताया नैरो मार्केट डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप ऐसा नहीं बोलोगे ये मार्केट नैरो है, नैरो मार्केट के क्राइटेरियाज होते हैं, क्राइटेरियाज आर नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाट यू नीड टू अप्लाई। ओके अगर मैं बोलूंगा मैं सिर्फ एक ही जगह बेचूंगा, दैट इज नैरो मार्केट। मैं एक ही चैनल से बेचूंगा, दैट इज कॉल्ड नैरो मार्केट। ओके मैं एक ही प्रोडक्ट का एक ही पार्ट बेचूंगा, नैरो मार्केट है। ओके लेकिन ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो बेबी प्रोडक्ट्स बना रही है, क्या वो नैरो मार्केट है? नहीं, क्योंकि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव बेबी प्रोडक्ट्स है। तो डोंट टेल मी खाली ये बेबी के लिए बन रहा है, बड़े लोग के लिए नहीं बन रहा है तो ये नैरो मार्केट हो गया। नहीं नहीं नहीं, बेबी मैं खुद बेबी के लिए बना रहा हूं, ओके ब्रॉड मार्केट। लेकिन बेबी के लिए भी मैं और कुछ उसमें से यूनिक बना रहा हूं, ओके नैरो मार्केट। डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो और स्ट्रेटजीज क्या होती है ये डिफाइन किया जाएगा, ये होगा। उसके बाद बेसिस ऑफ फोकस, कौन से बेसिस ऑफ फोकस है? दो, फोकस कॉस्ट लीडर एंड फोकस डिफरेंशिएशन। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? और ये होने के बाद है बस सर एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस है यहाँ पर आप जो चाहिए प्राइस अचीव कर सकते हो बिकॉज फोकस कर रहे हो, और दूसरा न्यू एंट्री रोक सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज यही डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है ओके आप डिस्टिंक्ट फीचर नहीं देते, पब्लिक बोर हो जाती है। दूसरा सिनेरियो ओके अगर आप लिमिटेड मतलब आपका जो एरिया है ओके लिमिटेड है, वो लिमिटेड काम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट, नीश मार्केट अगर चला गया, नीश मतलब क्या होता है मालूम है? स्मॉल। ओके स्पेसिफिक स्मॉल, ये आपका एरिया दैट इज कॉल्ड नीश। नीश चला गया ना तुम्हारी कहानी खत्म है। और इसके अलावा और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बेस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। बेस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में आपको दो स्टेटमेंट याद रखना है, क्वालिटी वही प्राइस कम, प्राइस वही क्वालिटी ज्यादा। एंड दैट इज एग्जांपल, अगर आपको याद है बाइसाइकिल का एग्जांपल दिया था मैंने, वही बाइसाइकिल की क्वालिटी जो 1 लाख की बाइसाइकिल है वो 20,000 में देने को रेडी है। इसका मतलब ये कौन सी स्ट्रेटजी है? बेस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। एवरीबॉडी क्लियर? ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 5। ओके ओके मालिक। सो गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। और चैप्टर 2 का रिवीजन अपन करते हैं। चैप्टर 2 का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, बहुत बड़ा चार्ट एज सच है चैप्टर 2 के इसमें, लेकिन अपन अपने पार्ट में या अपने पोर्शन में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अपने पार्ट या अपने पोर्शन में क्या डिस्कस करना है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट जाएगा ओके आपने देखोगे चार्ट में बहुत सारी चीजें, लेकिन अपन अपने हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। ओके जिसमें जाएगा सबसे पहला जाएगा कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी में कितने क्वेश्चन है मालिक? 3 क्वेश्चन है। पहला कौन सा है? एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, दूसरा है क्राइटेरिया एंड तीसरा है हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, जहां पर अपन ने आइडेंटिफाई करना चाहिए। सीके प्रहलाद बोलते हैं। कितने एरियाज है? 3। पहला पॉइंट क्या है? कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। सेकंड पॉइंट है ओके कस्टमर वैल्यू एंड तीसरा सिनेरियो है ओके द एप्लीकेशन इन अदर मार्केट्स, अगर दूसरे मार्केट में अप्लाई करें। तीसरा सिनेरियो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एरियाज टू बी फिल्ड बाय कोर कॉम्पिटेंसी। कौन से एरियाज है? 3। सबसे पहले मैं ये सीक्वेंस अलग है, मॉड्यूल का सीक्वेंस अलग है। पहला पॉइंट एरियाज जहां पर वो अप्लाई किया जा सकता है। सेकंड ओके बॉस कस्टमर वैल्यू देना चाहिए एंड तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? वाइड एक्सेस ऑफ मार्केट, दूसरा कस्टमर वैल्यू एंड तीसरा पॉइंट ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टू इमिटेट होना चाहिए। ये होने के बाद अपने लिए हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। मैं आपके पास आता हूं, मेरे को बताओ मेरे पास कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है, लेकिन उसको कोर कॉम्पिटेंसी कैसे बनाओ? तो तुम बोलोगे 4 चीजें कर। वो कॉम्पिटेंसी को वैल्यूएबल बना, वो कॉम्पिटेंसी को रेयर बना, वो कॉम्पिटेंसी को डिफिकल्ट टू इमिटेट बना, और वो कॉम्पिटेंसी का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। तब जाके तेरे पास क्या बनेगी? कोर, यानी वो जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या बन जाएगी? कोर कॉम्पिटेंसी। ये कोर कॉम्पिटेंसी बनाने का। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कितने क्वेश्चन है? 2 ही। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट किया जाएगा एंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। तो पहला पॉइंट है सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट किया जाएगा? 3 पॉइंट। पहले तो क्या होना चाहिए? रिसोर्स होना चाहिए, फिर उसके बाद कैपेबिलिटी और उसको वैल्यू क्रिएशन। ओके रिसोर्स मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल। ओके जब मैं बोल रहा हूं कैपेबिलिटी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड उसके बाद क्या मिलेगा? वैल्यू। ये होने के साथ में आपको क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 4। सबसे पहले रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? ओके सबसे पहले ड्यूरेबल होने चाहिए, दूसरा ट्रांसफरेबल, पर इसका लॉजिक है ट्रांसफरेबल नहीं होने चाहिए। ओके ड्यूरेबल भी वो लंबा होना चाहिए। तीसरा सिनेरियो इमिटेबिलिटी, इमिटेशन नहीं होना चाहिए। एंड चौथा सिनेरियो एप्रोप्रिएबिलिटी, यानी अपने को एप्रोप्रिएशन करना आना चाहिए, कितने में कॉस्ट कितना डाल रहा है। ये 4 पॉइंट हो गए। तो वापस आते हैं 4 वर्ड क्या क्या है। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एप्रोप्रिएबिलिटी।
मेरे ख्याल से क्लियर। ये होने के बाद वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस किसने बताया? माइकल पोर्टर। 3 क्वेश्चन देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेप्स इन वैल्यू चेन एनालिसिस। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 3 स्टेप्स। इजी सॉरी 2 स्टेप्स है। 2 स्टेप्स कौन से हैं? आइडेंटिफाई द सेपरेट एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाई विच एक्टिविटी इज एडिंग वैल्यू और नॉट एडिंग वैल्यू। दैट्स इट। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर? 2 तरह की एक्टिविटी है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और सपोर्टिंग। प्राइमरी में कितनी आती है? 5। पहला होगा इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड। ये तो क्लियर है। उसके बाद चौथा पॉइंट है मार्केटिंग एंड सेल्स एंड पांचवा पॉइंट है कस्टमर सर्विस। इसके बाद है सर प्राइमरी के बाद आती है सपोर्टिंग या सेकेंडरी एक्टिविटी। कितने हैं उसके अंदर? 4। सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहला प्रोक्योरमेंट, दूसरा होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब मैं बोल रहा हूं R&D, ये चीज ध्यान रखिए। तीसरा सिनेरियो होगा आपके लिए HR। चौथा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर फाइनेंस सब कुछ आ जाएगा। ओके, ये होने के बाद है सर लिंकेज इन VCA। हाउ मेनी लिंकेज आर देयर? ओके 3। प्राइमरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू सेकेंडरी। ये लिंकेज का भी अपने एग्जांपल याद रखना है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में आपके 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले व्हाट इज स्वॉट एंड सेकंड पॉइंट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्वॉट। सो पहला पॉइंट है स्वॉट में आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? इनहेरेंट कैपेसिटी। ओके, वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन। ओके, अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन एंड थ्रेट्स अनफेवरेबल कंडीशन। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद आपके लिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो 3 बेनिफिट है। लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है, कंपैरेटिव एनालिसिस देता है, एनालिसिस नहीं कंपैरेटिव अकाउंट देता है, एंड और एक सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिस फॉर स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन। लेकिन ये स्ट्रेटजी नहीं बताता, इसीलिए इसके बदले कौन सा मैट्रिक्स आया? टाउस। टाउस मैट्रिक्स आपको स्ट्रेटजी देता है। कितनी स्ट्रेटजी देता है? 4। मैक्सी मैक्सी, मिनी मैक्सी, मैक्सी मिनी एंड मिनी मिनी। अगर मैक्सी मैक्सी है उसका मैट्रिक्स आपको ध्यान रखना है। ओके, ऊपर आ जाएगा स्ट्रेंथ और वीकनेस, इधर आ जाएगा अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ओके, अगर स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है इसका मतलब ये मैक्सी मैक्सी है। सर इसमें क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके पूरी अपॉर्चुनिटी वसूल करनी चाहिए। ओके सर, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन मेरे पास वीकनेस है, तो भाई इस केस में क्या करना चाहिए? ओवरकम वीकनेस बाय टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ओवरकम वीकनेस को करना चाहिए। उसके बाद आता है थ्रेट। ओके, स्ट्रेंथ है पर थ्रेट है, अपने स्ट्रेंथ ऐसे ही यूज करने चाहिए कि थ्रेट को अवॉइड कर सके। और अगर अपना वीकनेस है और थ्रेट है, घर पे बैठ जा, बंद कर दे धंधा। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज थ्रेट को, वीकनेस को क्या कर? मिनिमाइज कर, और थ्रेट को क्या कर? अवॉइड कर। अवॉइड थ्रेट मतलब धंधा मत कर भाई। एवरीबॉडी क्लियर? ये हो गया टाउस मैट्रिक्स। ये टाउस मैट्रिक्स होने के बाद अपन ने ऑल टुगेदर एक क्वेश्चन इसके बाद दिखा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कितने मैट्रिक्स पढ़े हैं मालिक? 4। कौन से? BCG, एनसॉफ, GE एंड ADL। पहले बात करते हैं BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स में कितने तरह के प्रोडक्ट है? 4। कौन से? स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। इनके लिए 4 स्ट्रेटजी क्या क्या होगी? बिल्ड करो, होल्ड करो, हार्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। और इसके लिमिटेशन कितने होंगे? 4 लिमिटेशन है। सबसे पहले BCG मैट्रिक्स डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली है। दूसरा पॉइंट डिफिकल्ट टू डिफाइन SBO, अपने को समझेगा नहीं ना SBO कैसे डिफाइन करे। तीसरा सिनेरियो ये एडवाइस नहीं देता, लिटिल एडवाइस, एक्चुअली करने क्या बोलता है मालूम नहीं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ये कंपनी पे एम्फेसाइज करता है 2 ही चीज पे, किस पे? मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। इसीलिए अगला पॉइंट आया एनसॉफ मैट्रिक्स। मेरे को नहीं लगता एनसॉफ मैट्रिक्स में कोई दिक्कत आनी चाहिए। सबसे पहला इधर है मार्केट और इधर है प्रोडक्ट। ओके, न्यू ओल्ड एग्जिस्टिंग, मतलब ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग, न्यू एंड एग्जिस्टिंग। और आपको 4 स्ट्रेटजी याद रखनी है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ओके डाइवर्सिफिकेशन। भेजे मैं क्या मालिक? ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है GE मैट्रिक्स। GE मैट्रिक्स है ना, वो मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इधर आ जाता है मार्केट अट्रैक्टिवनेस और इधर आ जाता है बिजनेस पोजीशन। बिजनेस पोजीशन मतलब क्या क्या होगा? मार्केट शेयर, प्रॉफिट, ब्रांड, कस्टमर लॉयल्टी। और मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या होगा आपके लिए? मार्केट ग्रोथ कैसा है, साइज ऑफ मार्केट कैसा है, यहां पर प्राइसिंग कैसी है, इंडस्ट्री प्रॉफिट कैसा है, यहां पर डिमांड कैसी है, उसके ऊपर है। और इसके मैट्रिक्स में आपको 3 में डिवाइड करना है। ओके, क्या क्या होगा? हाई, मॉडरेट, लो, हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो। और आपको याद रखना है जो हाई मीडियम लो में ओके पहला हाई है तो उसके अंदर क्या करेंगे? इन्वेस्ट या एक्सपांड। ओके, दूसरा हाई और मीडियम होगा, हाई और मीडियम वापस इन्वेस्ट और एक्सपांड। उधर भी मीडियम और हाई होगा, इन्वेस्ट और एक्सपांड। लेकिन जैसे लो और हाई हो गया, क्या करने का? अर्न। ओके, मीडियम हो गया, अर्न। और लो और मीडियम हो गया, लो और हाई हो गया, अर्न। ओके, तो ये डायगोनल मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है हार्वेस्ट करते जाइए या डाइवेस्ट करते जाइए। ओके, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या होगा? मीडियम एंड लो, लो और मीडियम एंड लो। ये कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे ख्याल से मालिक। क्लियर? जीई के मैट्रिक्स में ये बताते हैं। लेकिन जीई मैट्रिक्स में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक है मैट्रिक्स के ऊपर और दूसरा क्वेश्चन किस पे हो सकता है? जो ब्लू कलर वाला पोर्शन मैंने लिखा है। एक बताइए बिजनेस पोजीशन क्या होती है और मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या होती है। एवरीबॉडी क्लियर? ये होने के बाद आपके लिए आया दैट इज ADL का फुल फॉर्म ओके आर्थर डी लिटिल। ये 2 चीजों पे फोकस करता है। 2 चीजों पे क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डोमिनेंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। कॉम्पिटिटिव पोजीशन कितने तरह की हो सकती है? 5 नाम बताइए। डोमिनेंट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ओके फेवरेबल हो सकती है, टेनेबल एंड वीक। मैंने आपको क्लियर कट समझाया, जिसकी डोमिनेंट है तो किसी और की वीक होगी, किसी की स्ट्रॉन्ग है तो किसी की टेनेबल होगी, और फेवरेबल अगर दोनों की फेवरेबल होगी, परसेंटेज इक्वल डिवाइड होगा। और ये किस पे डिवाइड किया हुआ है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे कितने फेजेस है? 4। इंट्रोडक्शन है,
ग्रोथ है, मैच्योरिटी है एंड डिक्लाइन है। अगर मैं डोमिनेंट की बात करूं, मैं पहले रेड वाले डोमिनेंट की बात कर रहा हूं। अगर डोमिनेंट को देखते हो आप स्क्रीन पे तो देखिए, सबसे पहले फास्ट ग्रो करिए, पहला पॉइंट बोलता है फास्ट ग्रो करिए और बिल्ड क्या करिए, बैरियर्स बनाइए ताकि कोई और घुस ना सके, और एक्ट ऑफेंसिवली मतलब सामने वाले को खदेड़ दीजिए। दैट इज समथिंग विच इज योर फर्स्ट बॉक्स। ओके, सेकंड बॉक्स क्या बोलता है, सेम लॉजिक में जाइए, कॉस्ट लीडर बनिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास मार्केट है। तो सेकंड पॉइंट बोलता है कॉस्ट लीडर बनिए, फास्ट ग्रोथ करिए, रिन्यू करिए और अपनी पोजीशन को क्या करिए, डिफेंड, वापस एक्ट ऑफेंसिवली रहेगा। और एक्ट ऑफेंसिवली आपके रहना ही रहना है, क्योंकि आपको बहुत तोड़ काम करना होगा। तीसरा बॉक्स क्या बोलता है, ओके, अपनी पोजीशन को डिफेंस करिए, कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करिए, रिन्यू करिए। रिन्यू मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, रिन्यू करना मतलब वापस पहले वाली पोजीशन पे जाना, और फास्ट ग्रोथ करिए। अगर रिन्यू किया तो फास्ट ग्रोथ में जाएगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, डिफेंड द पोजीशन, और अगर लगे तो रिन्यू करिए, और फोकस, रिन्यू नहीं करना है तो फोकस करिए, और अगर फोकस भी नहीं करना है तो विड्रॉ करिए। ये आपका पहला रेड है। लेकिन पहला रेड होते ही आपको और एक रेड याद रखना है। कौन सा वाला रेड, ओके, ये वाला रेड क्या करेगा, इसके सामने कंपीट करेगा। ओके, तो इसके सामने कंपीट करने वाला बंदा क्या बोल रहा है, सॉरी ये रेड है, ओके, इसके सामने कंपीट कर रहा है। ये क्या करेगा, पहले वाले इंट्रोडक्शन फेज में अपना नीश ढूंढेगा और मार्केट के हिसाब से जितना चल रहा है चलते जाएगा। ओके, इंडस्ट्री ग्रो विद इंडस्ट्री रहेगा और कैचअप करेगा, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। अगर इसमें वो पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है तो अगली पोजीशन में जाने के बाद भी वो क्या करता है, ओके, अपनी होल्ड जो नीश है उसको होल्ड करके रखेगा, या तो टर्न अराउंड करेगा, और टर्न अराउंड नहीं कर सका तो विड्रॉ करेगा। अगले इसमें भी अगर इधर टर्न अराउंड नहीं किया तो अगले इसमें टर्न अराउंड कर ले या विड्रॉ कर ले, और विड्रॉ या डाइवेस्ट कर ले। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट में ये रहेगा, विड्रॉ या डाइवेस्ट। नेक्स्ट वाले इसमें विड्रॉ एंड डाइवेस्ट, और लास्ट में क्या करने का, विड्रॉ। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। ओके, ये पहले रेड। दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्लू में आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, जिसकी पोजीशन स्ट्रांग है और किसकी पोजीशन टेनेबल है। ओके, अगर स्ट्रांग पोजीशन है तो याद रखना, मैं आपको बताऊं एकदम वर्स्ट में अगर कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, पहले वाले में कॉस्ट लीडर बनाओ, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करो, तीसरे वाले को जो मन करे वो करो, मतलब कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएशन, दोनों समझ में आ रहा है। चौथे वाले को ऊपर वाले के हिसाब से चलने दो, और पांचवें वाले को टाटा बाय बाय करने की कोशिश करो। दैट्स इट। ओके, तो अगर सेकंड देखोगे तो सेकंड में अपन ने क्या किया है, डिफरेंशिएशन कर, फास्ट ग्रोथ कर। उसके बाद उसने क्या बोला है, ओके, डिफरेंशिएशन कर, कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश कर, और अटैक कर स्मॉल फर्म्स पे। याद रखना, एक्ट ऑफेंसिवली और अटैक स्मॉल फर्म्स, ये दोनों में डिफरेंस समझा दिया। एक्ट ऑफेंसिवली मतलब सीधा एक्वायर करते जा, सोच मत। ओके, अटैक ऑन स्मॉल फर्म्स, स्ट्रैटेजीज बना, भयंकर कर, मर्जर्स है या ऑल टुगेदर इतना सस्ता कर दे कि सामने वाला बंदी कर देवे। ओके, अटैक स्मॉल फर्म्स। इसके अलावा इसके बाद लो कॉस्ट, फोकस एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ विद इंडस्ट्री। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे चलना है नीश पे काम कर, होल्ड कर और हार्वेस्ट कर। और बीच वाला पोजीशन है जो ग्रीन, और ये वाला ब्लू आपका रिवर्स रहेगा, और ग्रीन वाला पोजीशन है। ग्रीन वाले में मैंने आपको बताया जो स्ट्रेटजी आपको ध्यान आती है वो लिखते जाइए। दैट्स हाउ एडीएल वर्क। ओके सर, इतने सारे मसाले को याद रखने की जरूरत है? आंसर इज नो। ज्यादा हेडेक मत करना, पॉइंट एक बार रीड मारना, उसके बाद ना सिर्फ कीवर्ड याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन में फास्ट ग्रोथ रखिए। अगर आप पहले तीनों को देखोगे फास्ट ग्रोथ रह रहा है। चौथा और पांचवा इज नॉट नेवर ए फास्ट ग्रोथ, इट इज ग्रो विद इंडस्ट्री, क्योंकि ये दोनों में औकात नहीं है। ओके, ये पोजीशन ध्यान रखिए। तो पहले तीन में पहला वाला कॉलम फास्ट ग्रोथ, ग्रो विद इंडस्ट्री, ये तो क्लियर है। उसके बाद वाले सेकंड कॉलम में जाइए, पहले वाले में फास्ट ग्रोथ जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन याद रखना पहला वाला हमेशा होगा कॉस्ट लीडर, दूसरा होगा डिफरेंशिएशन, तीसरे इसमें दोनों हो सकता है, फोकस भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। एंड चौथे और पांचवे में, ओके प्लीज अंडरस्टैंड, चौथे और पांचवे का ये पॉइंट बता रहा हूं। ओके, ये टर्न अराउंड। ओके, लेकिन ये टर्न अराउंड रहेगा, इधर टर्न अराउंड रहेगा ना, ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला टर्न अराउंड रहेगा ना, इसके अगले में भी टर्न अराउंड मिलेगा। नीचे वाले में टर्न अराउंड हो गया, ये आखिरी मौका है टर्न अराउंड करने का, इसके बाद टर्न अराउंड करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर अपन तीसरे पोजीशन की बात करें, तीसरे कॉलम की बात करें, तीसरे कॉलम में अपने को अपनी पोजीशन को डिफेंड करना है, यही रहना चाहिए। इधर अपने को कॉस्ट सस्ता करते जाना है क्योंकि अपनी पोजीशन तोड़ है, इधर वापस अपना फोकस एंड डिफरेंशिएशन चलते जाओ, और इसके बाद अपना वही है टर्न अराउंड करो, ओके, और होल्ड करो, और इधर विड्रॉ करो। याद रखना, इन शॉर्ट एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊं, आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी ऑफ यूजफुल फॉर यू, ओके, बट मैं शॉर्टकट एक बता रहा हूं। ओके, ये देखिए, ये तीनों में टर्न अराउंड मिलेगा, ये ओके, ये दोनों में रिट्रेंच, विड्रॉ, डाइवेस्ट मिलेगा, डाइवेस्ट यही रहेगा और ये विड्रॉ रहेगा। ये इस तरह के बॉक्स की बात करते हैं। ओके, ये तीन ऐसे ही रहेंगे और कितना कुछ भी कर लीजिए, और ये मेरे ख्याल से झेप रही है मालिक। ओके, ये वाला सिनारियो, ये तीन आपको एक साथ में रखना है, फास्ट ग्रोथ, और ये दो आपको एक साथ में रखना है, ग्रो विद इंडस्ट्री। अगर ये तीन का कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ये तीनों केस में, और इसके अलावा ये पहला वाला पोजीशन किस पे फोकस करिए हमेशा, ओके, कॉस्ट लीडर, दूसरा वाला किस पे करिए, डिफरेंशिएशन, और ये तीसरा वाला फोकस एंड डिफरेंशिएशन, खत्म। इस तरह से ये आंसर डिफाइन होंगे। मैं ये शॉर्टकट बताया, मेमोरी पॉइंट जिसे आप याद रख सकते हो तो ठीक है, कीवर्ड्स को याद रखने के लिए। अदरवाइज इसको सबको कॉन्सेप्चुअली तो मैंने समझा दिया क्लास में, मालिक कॉन्सेप्चुअली में मेरे को नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए, बट टू द एक्सटेंट याद रखने का तरीका एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। ये रिवीजन में मैंने आपको इसलिए बताया कि रिवीजन में बार बार आप इसको सीपीसी बोर्ड पे देखोगे। तो पहला तीन क्या रहेगा, फास्ट ग्रोथ, लास्ट दो क्या रहेंगे, ग्रो विद इंडस्ट्री। उसके बाद आगे वाले तीनों में क्या लिखने का,
ओके, कॉस्ट लीडर और डिफेंड करते जाइए, ये पॉइंट रखिए। उसके बाद ओके लास्ट 3 ट्रायंगल वाला लास्ट 3 में क्या है, एकदम लास्ट क्या होगा, एकदम लास्ट वाला विड्रॉ। उसके बाद 2 और क्या होंगे, विड्रॉ और डाइवेस्ट, और फिर 3 कल लगातार क्या होंगे, टर्न अराउंड टर्न अराउंड टर्न अराउंड, मतलब रिट्रेंचमेंट वाला टर्न अराउंड लॉजिक याद रखिए। और फिर जो बीच का पोजीशन बचा हुआ है उसके लिए आपको 2 वर्ड याद रखना है। मैं डायग्राम जो बनाया ना, ये कलर दिया ना, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, ध्यान रहा तो ठीक, नहीं तो चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं तो फिर बैक बॉक्स ब्लैंक छोड़ देने का और एग्जामिनर को बोलने का प्लीज फिल द बॉक्स। आई अंडरस्टूड द लॉजिक बट बॉक्स फिलिंग इज वेरी क्रिटिकल। ये होने के बाद अपन गए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे। लेकिन इसके पहले मैं एक क्वेश्चन रिकॉल करता हूं जो चार्ट पे लिखा नहीं है मालिक। मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन था, वो था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पहले बेसिक्स में पहला क्वेश्चन था एसबीयू याद होगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ओके, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अगर याद होगा, इट इज ए प्रोडक्ट, इट इज ए डिवीजन और समथिंग लाइक दैट। सेकंड, इंडिपेंडेंट पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ, एंड थर्ड पॉइंट इज दिस प्रोडक्ट एंड यूनिट जो भी रहेगा उनके खुद के अपने कॉम्पिटिटर सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। ओके, एसबीयू के लिए। सेकंड पॉइंट था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने फेजेस है, 4। इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है एंड डिक्लाइन है। और उसके बाद एक्सपीरियंस का बोलता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कैसे अचीव करोगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना कॉस्ट कम, और अल्टीमेटली क्या अचीव होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये आपको बताया गया है। ये होने के बाद ग्लोबलाइजेशन पे जाते हैं मालिक। ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट है, ओके ये ग्लोबलाइजेशन के लिए 3 क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स एंड डिफरेंस बिटवीन एमएनसी एंड टीएनसी। पहला पॉइंट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, सीसीसी क्या है, कॉन्ग्लोमरेट है, कॉमन रिसोर्सेस है, कॉमन पूल है और कॉमन स्ट्रेटजी है। इसके बाद आता है बेनिफिट्स को मैंने 8 पॉइंट को डिवाइड किया हुआ है 3-3-3 में, 3-3-2 में। पहले 3 क्या बोलता है, सबसे पहले नीड टू ग्रो है, सेकंड पॉइंट अपने को टाइम एंड डिस्टेंस श्रिंक हो गया है, और तीसरा सिनेरियो है ओके डोमेस्टिक मार्केट कम पड़ रहा है। नेक्स्ट 3 ओके कुछ तो सस्ता हो रहा है, रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है, ओके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है, एंड सेल्स बढ़ रहा है एंड कैश फ्लो अच्छा हो रहा है। एंड लास्ट 2 कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इंडस्ट्रियल बैरियर, मतलब जो इंटरनेशनल बैरियर्स है वो निकल चुके हैं, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपने लिए ओके स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से फायदा होता है। ये होने के बाद है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड एमएनसी। मैंने बताया एमएनसी ओके होल्डिंग एंड सब्सिडी है, ट्रांजैक्शन में होल्डिंग सब्सिडी कुछ नहीं है। ओके एमएनसी के अंदर आपको सेंट्रल कंट्रोल होगा, इधर सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा, और इधर डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, इधर डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं होगी। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ये होने के बाद अपन गए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में मेरे को बताइए हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 5। बहुत इजी स्टेप्स है, ये तो सबसे आसान आंसर होगा पूरे चैप्टर 2 में, कुछ याद आए ना आए ये आंसर थोड़ी याद आना चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटर, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड उसका स्ट्रेंथ समझो, उसका वीकनेस समझो, सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे डाल दो। एवरीबॉडी क्लियर? इसका मसला भी बहुत इजी है कंपैरेटिवली। ये होने के बाद अपन ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। हाउ मेनी इश्यूज आर देयर इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? 2। स्ट्रेटेजी विल इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड इट शुड बी बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और इसी के साथ में हमने स्ट्रेटेजिक रिस्क पकड़ा, स्ट्रेटेजिक रिस्क को इसी के साथ में पढ़ा। स्ट्रेटेजिक रिस्क 2 कॉन्सेप्ट में मिक्स करनी है, एक है इंटरनल एक्सटर्नल, एक है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल का, इंटरनल रिस्क क्या होगा, एक्सटर्नल केस में शॉर्ट टर्म रिस्क क्या होगा, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, और एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म क्या होगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। इंटरनल में शॉर्ट टर्म रिस्क क्या होगा, सप्लाई हम दे नहीं पाएंगे कि डिमांड जितनी भी रहेगी, रिसोर्स का प्रॉब्लम आएगा ना। लॉन्ग टर्म में रिसोर्स होगा लेकिन कैपेबल नहीं होगा, यानी हम स्ट्रेटजी के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। और ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बताइए हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 7। ओके 7 स्टेप में पहला पॉइंट क्या है, इंडस्ट्री के बारे में समझे, डोमिनेंट फीचर। सेकंड पॉइंट ओके क्या पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर, आप 5 फोर्सेस पढ़ चुके हो। तीसरा पॉइंट ट्रिगर फॉर चेंज। चौथा पॉइंट होगा स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के कितने स्टेप्स है? 4। सबसे पहले आप क्या पता करो, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर जिसके बेसिस पे हम कंपटीशन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, उनको 2 वेरिएबल बैटरी डाल दो, 2 वेरिएबल बॉक्स में डालो। तीसरा सिनेरियो, डॉट्स बनाओ, ओके असाइन डॉट्स करो। एंड चौथा पॉइंट, सर्कल कर दो, वो डॉट्स को मिला के सर्कल कर दो। भारत माता की जय। समझ में आया मालिक? और ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रेटजी मूव ऑफ राइवल। सामने वाला क्या करेगा वो मेरे को मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। ओके ये बहुत जरूरी है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? और ये कॉन्सेप्ट होने के बाद एट द एंड ओके सेम सिनेरियो देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ केएसएफ। केएसएफ का फुल फॉर्म की सक्सेस फैक्टर्स। एंड की सक्सेस फैक्टर्स में अपन बात करें तो अपन को कितने क्वेश्चन पूछने हैं? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन क्या है? ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर विल सिलेक्ट द प्रोडक्ट। सेकंड सिनेरियो ओके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, ये क्रूशियल है क्या? तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी है क्या? चौथा सिनेरियो क्या होगा? ओके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है क्या? ये केएसएफ का पॉइंट है। ओके ये 2 क्वेश्चन आपके लिए अलग से आ सकते हैं, कौन सा? स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग एंड केएसएफ। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग मालिक, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 6 रिवीजन। चैप्टर 6 को रिवाइज कर लेते हैं, चैप्टर 6 में क्या क्या है।
तो चैप्टर 6 में अपन के लिए टोटल कितनी चीजें, 6 चीजें हैं मालिक। 6 चीजें क्या है, पहला है मार्केटिंग, दूसरा है फाइनेंशियल, तीसरा है प्रोडक्शन, चौथा है लॉजिस्टिक, नेक्स्ट इज R&D एंड लास्ट पॉइंट इज HR। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि सबसे पहला पॉइंट जो मार्केटिंग है उसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चन है, जो आपका R&D है उसमें क्वेश्चन है, HR है उसमें क्वेश्चन है, बाकी 3 पॉइंट है जो फाइनेंशियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया और लॉजिस्टिक, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन। ये होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी रिक्वायर अ फंक्शनल स्ट्रेटजी। ओके जीआर, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाने के बाद भी आपको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्यों चाहिए? तो इसके 5 पॉइंट है। सबसे पहला, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज डायरेक्शन देता है। दूसरा सिनेरियो, ये इंप्लीमेंटेशन करता है किसके, कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को। तीसरा पॉइंट, ये बेसिस ऑफ कंट्रोल है डिफरेंट फंक्शनल ये इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, ये कोऑर्डिनेशन और हार्मोनी करेगा दो फंक्शनल एंटिटीज में, फंक्शनल डिपार्टमेंट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी करेगा विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल मैनेजर्स। फंक्शनल मैनेजर्स को सबको काम एक जैसा करवाना है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला है आपके लिए प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए मार्केटिंग मिक्स, नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज टेक्निक। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है? जहां पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा, एक प्रोसेस जहां पर हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उसमें टारगेट मार्केट डिसाइड करते हैं, मार्केटिंग मिक्स इंप्लीमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन किया हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आपके 2 तरह के, हम लोग डिलीवरी वैल्यू टू द कस्टमर करेंगे एंड सेकंड पॉइंट कनेक्टिंग विद द कस्टमर करेंगे। ओके, दो चीज रहेगी, हम लोग वैल्यू देंगे कस्टमर को और कस्टमर के साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स कितने हैं मालिक? 4P है। 4P कौन से है? प्रोडक्ट है, प्राइस है, ओके, प्लेस है, प्रमोशन है। इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रोडक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्राइस आपको 2 तरह की प्राइस याद रखनी है और ये न्यू प्रोडक्ट सेल ही होती है हमेशा। न्यू प्रोडक्ट प्राइस कैसे लॉन्च किए जाते हैं? 2 प्राइसिंग है, एक प्राइसिंग है स्कीमिंग और एक प्राइसिंग है आपका पेनिट्रेशन। प्राइसिंग स्कीमिंग मतलब क्या होता है? हाई प्राइस रखा जाता है और पेनिट्रेशन मतलब लो प्राइस करके पेनिट्रेट किया जाता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया प्रमोशन। प्रमोशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशन होता है। सर कौन से 4 प्रकार के प्रमोशन होते हैं? एक होता है पर्सनल सेलिंग, दूसरा होता है एडवर्टाइजिंग, तीसरा है पब्लिसिटी एंड चौथा कॉन्सेप्ट है सेल्स प्रमोशन। ये अपन के लिए चारों कॉन्सेप्ट अपन को इजीली समझ गए। उसके बाद अपन को ये भी बात की थी 4Ps, कस्टमर के एंगल से 4 Cs होते हैं। 4 Cs में क्या क्या होता है? कस्टमर सोल्यूशन होता है, कॉस्ट होता है, कन्वीनियंस होता है और कम्युनिकेशन होता है। एंड इसको एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स भी बोला गया है। साथ में एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स में 3 Ps और आ गए, पीपल आ गया, प्रोसेस आ गया, फिजिकल एविडेंस आ गया। ये आपको तीनों लॉजिक मैंने बता दिए। पीपल में सब लोग इन्वॉल्व है, प्रोसेस में एक एक्टिविटी से लेकर दूसरी एक्टिविटी, और फिजिकल एविडेंस जहां पर एक्चुअली ट्रांजैक्शन कैरीड आउट होता है, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया एंड दैट इज कॉल्ड ओके फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे होता है? तो 3 फेज है। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है इंप्लीमेंटेशन और तीसरा होता है कंट्रोल। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल। और प्लानिंग के अंदर अगर आप देखोगे टोटल आपको 5 एलिमेंट्स है। 5 एलिमेंट्स कौन से कवर है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, दूसरा है करंट सिनेरियो देखना, तीसरा थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज देखना, चौथा ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, नेक्स्ट पॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग टेक्निक्स। मैंने बताया था 13 पॉइंट है, लेकिन 13 में से कोई भी 8 पॉइंट आप याद रख सकते हो। इजी आंसर है। सबसे पहला सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग मत समझना, सोशल मार्केटिंग। दूसरा है ऑगमेंटेड मार्केटिंग, तीसरा है डायरेक्ट मार्केटिंग, चौथा है रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड पांचवा है सर्विस मार्केटिंग। पहले 5 पॉइंट याद रख लीजिए। नेक्स्ट 3 इज वेरी इजी, पीपल मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एंड प्लेस मार्केटिंग। ये 8 पॉइंट आप याद रखिए जो एग्जामिनेशन आंसर लिखने के लिए काम आएंगे। और उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट आपको ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यू के हिसाब से समझाया। ओके, एक था ओके विद रिस्पेक्ट टू जहां पर हम लोग अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बताते हैं, एनलाइटेनमेंट मार्केटिंग। उसके अलावा एक ही ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग करता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मार्केटिंग। उसके अलावा सिंक्रो मार्केटिंग, डिमांड कम होती है उस टाइम पे अपन प्रमोट करते हैं। उसके अलावा है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जहां पर एक ही जगह देखा जाता है। लास्ट कॉन्सेप्ट है डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग टेम्पररी डिमांड को कम की जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है डी मार्केटिंग और सिंक्रो मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, लेकिन ये सारे मार्केटिंग के लॉजिक एकदम सिंपल है। सोशल मार्केटिंग सोशल कॉज के लिए कम प्रमोट किया जाता है, ऑगमेंटेड हम लोग एडिशनल फीचर्स देते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग ओके डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर से, ओके रिलेशनशिप बॉन्ड की जाती है, बनाई जाती है। सर्विस मार्केटिंग इज बेसिकली सर्विसेज दी जाती है। पर्सन मार्केटिंग मतलब पर्सन को लेकर प्रमोट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज प्लेस मार्केटिंग, एक प्लेस ओके वो प्लेस को आइडेंटिफाई करके उसको प्रमोट किया जाता है। ये होने के बाद आपका मार्केटिंग काम खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज ओवर नाउ। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में कितने एरियाज है मालिक? 4 एरियाज है सर। कौन से? सोर्सेस ऑफ फंड्स है, दूसरा है बजट, तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस। इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस के अंदर आपको 3 मेथड है। पहला है नेटवर्थ मेथड, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके लिए ओके फ्यूचर बेनिफिट मेथड एंड लास्ट पॉइंट है ओके मार्केट डिटरमाइंड बेसिस मेथड। मार्केट ने जो डिटरमाइन किया उसके बेसिस पे करेंगे। 3 पॉइंट है, नेटवर्थ है, ओके फ्यूचर बेनिफिट्स है और मार्केट डिटरमाइंड है। नेटवर्थ, फ्यूचर बेनिफिट्स एंड मार्केट डिटरमाइंड।
डिटरमाइंड। नेटवर्थ मेथड में आपके टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज है, या ओके जो कॉमन स्टॉक है प्लस एडिशनल पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व्स है, वो मिलके हो जाएगा आपका नेटवर्थ। दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए ये लोग बोलते हैं आप एक रेवेन्यू निकालिए, थंब रूल, एक थंब, देखिए कन्वीनियंस के हिसाब से ये थंब रूल है, ये मैंने आपको कल भी बताया। थंब रूल ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि 5 साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे और करंट ईयर के प्रॉफिट से आप 5 साल के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे, या प्रीवियस 5 ईयर के प्रॉफिट निकालोगे, उसको एवरेज करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आप जिसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जितने ईयर्स का आप लॉजिक लगा रहे हो। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है मार्केट डिटरमाइंड बेसिस। मार्केट डिटरमाइंड बिजनेस मेथड क्या होगा, मार्केट डिटरमाइन करता है। तो 3 पॉइंट है, एग्जैक्टली ऐसी कंपनी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा। दूसरा पीई रेशियो होगा, ओके पीई रेशियो के केसेस में होगा प्राइस अर्निंग रेशियो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, जिसके अंदर आपके जितने आउटस्टैंडिंग शेयर है उसको निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए मार्केट प्राइस पे, और जितना अमाउंट आएगा उसमें प्रीमियम ऐड करिए और खत्म हो गया। तो तीनों मेथड बहुत ईजी है। पहला पॉइंट है सेलिंग प्राइस, दूसरा है प्राइस अर्निंग का रेशियो निकाले उसके बेसिस पे करिए, और आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। ये लॉजिक रखना है आपको। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। मैंने आपको बताया इसके अंदर ज्यादा दिमाग पड़ी नहीं है। पहला है आप प्रोडक्शन सिस्टम को समझिए, सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को समझिए, एंड थर्ड पॉइंट है लॉजिस्टिक को समझिए। लॉजिस्टिक में इनबाउंड आउटबाउंड दोनों का कॉन्टेक्स्ट कवर किया हुआ है। ये होने के बाद आपको मैंने लॉजिस्टिक और एससीएम दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था। एग्जांपल स्क्रीन पे जो देख रहे हो येलो पोर्शन वो आपका सिर्फ लॉजिस्टिक है, और लेकिन येलो के अलावा जहां जहां पिंक कवर है वो सब आपका एससीएम है। इसलिए क्वेश्चन एकदम क्लियर है, एससीएम में क्या क्या एक्टिविटीज कवर की जाती है। तो 7 पॉइंट है, लेकिन ईजी लॉजिक है। सबसे पहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसके बाद प्रोक्योर किया जाता है, उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद कस्टमर को सर्विस दी जाती है, और ये कुछ चीजें आउटसोर्स की जाती है, 6 पॉइंट हो गए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इवैल्यूएट करते हैं हम अपने आप को। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 7 एक्टिविटीज है जो बहुत ईजी है। पहला पॉइंट है ओके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसके बाद है प्रोक्योरमेंट, उसके बाद है प्रोडक्शन, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके बाद है आउटसोर्सिंग, और उसके बाद है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये 7 एक्टिविटीज आपको किसके अंदर होनी चाहिए मालिक, ओके विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर&डी स्ट्रेटजी क्या है। आर&डी स्ट्रेटजी में अप्रोच क्या लग सकता है, आर&डी स्ट्रेटजी में अप्रोच क्या हो सकता है। तो 3 अप्रोच मैंने आपको बताया। सबसे पहला मार्केट न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, सेकंड ओके इमिटेट करिए जो सक्सेसफुल हुआ है, एंड थर्ड पॉइंट मास प्रोडक्शन कीजिए, ओके जिसकी वजह से लो कॉस्ट हो जाएगा। तो 3 अप्रोचेस है जिसके आर&डी का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। पहला पॉइंट है नए प्रोडक्ट को मार्केट करिए जो रिस्की होगा लेकिन बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। दूसरा इमिटेट करिए जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है, सक्सेसफुल है, उसको इमिटेट करिए, सिमिलर प्रोडक्ट बनाइए और उसको लॉन्च करिए। और तीसरा है भाई सस्ता प्रोडक्ट निकालिए, मास प्रोडक्शन करिए, खत्म करिए स्टोरी। ये होने के बाद और एक गाइडलाइंस पड़ी थी, मैंने आपको ये भी बताया गाइडलाइंस टेक्निकली मैंने आपको समझाई है, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा का सीधा आप इसको रट लीजिए। पहला पॉइंट, अगर टेक्निकल ग्रोथ एकदम कम है और मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है तो इस केस में आपने क्या करना चाहिए, इन हाउस करना चाहिए। टेक्निकल ग्रोथ ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ कम है, इस कंटेक्स्ट में आपको लॉजिक सिंपल है, मार्केट ग्रोथ में दम नहीं है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ ज्यादा है, आर&डी करना बेवकूफी है, ओके जितना हो रहा है उतना धंधा करिए। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल ग्रोथ स्लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ बहुत फास्ट है, मार्केट पे ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी का गया तेल लेने। इन शॉर्ट आर&डी आप क्या कर सकते हो, कंसल्टेंट अपॉइंट करो, आप एक्सपर्टाइज अपने लिए अपॉइंट करो, सोलली अपने लिए, या जनरल कंसल्टेंट करो, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ तोड़ है और मार्केट ग्रोथ भी तोड़ है, इसका मतलब आर&डी एक्सपर्टाइज ऑब्टेन करो, ओके टेक्नोलॉजी हुआ, प्रमोट हुआ, मार्केट भी मिल जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन किए हुए मॉड्यूल में। ये होने के बाद आपके लिए और एक क्वेश्चन आया था, दैट इज कॉल्ड एचआर। एचआर में कितने क्वेश्चन थे मालिक, 4 क्वेश्चन। पहला पॉइंट अगर आपको याद होगा मेजर कंसर्न है, दूसरा पॉइंट है आपके लिए फैक्टर्स है, तीसरा पॉइंट है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एंड चौथा क्वेश्चन है आपके लिए एरियाज क्या है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन अपन चैप्टर 7 में कवर करते हैं, व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू एचआर। सर चैप्टर 7 में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको सिमिलर आंसर आपको मिल जाएगा। जब भी स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आपको एक सिचुएशन आती है जिसके अंदर चेंजेस अप्लाई करने होते हैं, जिसमें अपन चेंज करते हैं, मतलब उसको अनफ्रीज करते हैं, चेंज करते हैं और फ्रीज करते हैं, उसी कंटेक्स्ट में ये आंसर आ जाता है। तो 3 सिचुएशंस आपको फोर्स करनी पड़ती है। सबसे पहला देयर इज अ डिस्ट्रप्शन बिटवीन सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, दूसरा सिनेरियो फेलियर टू ओके मैच द इंडिविजुअल नीड्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट इनएडिक्वेट रहता है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट आपके लिए क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज कंपिटेंस। कितने फैक्टर्स है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सेकंड पॉइंट है ट्रेनिंग, तीसरा है परफॉर्मेंस को अप्रेस करना, चौथा पॉइंट है कंपनसेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस, प्री सिलेक्शन, ओके सिलेक्शन, पोस्ट सिलेक्शन, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है एरियाज कहां पर एचआर रोल प्ले करता है। ये आंसर बहुत इजी है। सबसे पहले वो डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन देने के बाद उसके बाद अपनी कॉम्पिटिटिव बढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव बढ़ाएगी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा, चेंजेस मैनेज करना होगा, ओके वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करेंगे, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्पावरमेंट करेंगे, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इथिक्स एंड कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो भारत माता की जय। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 6, ओके जो आपको याद रखना होगा, ओके चैप्टर 6 तोड़ मालिक।
ओके मालिक, सो भारत माता की जय। ओके, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 7। चैप्टर 7 का रिवीजन क्या है? ओके, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ओके, ये चैप्टर है। चैप्टर के अंदर अपने पास कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है चैंडलर स्ट्रेटेजी, दूसरा क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कल्चर एंड पांचवा है एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। मैं आपको बता दूं, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस 5 क्वेश्चन, मेक श्योर ओके आपके दिमाग में क्लियर रहे। ओके, चैंडलर स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर आपस में लिंक। तो सबसे पहला चैंडलर क्या डिस्कशन क्या आया? चैंडलर का कहना आया कि स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप क्या है। तो ये लोग बोलते हैं जब भी आपकी इनमें स्टेप्स बताए गए, पहला स्टेप है न्यू स्ट्रेटजी फॉर्म हुई है, सेकंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आया है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसकी वजह से नया एस्टेब्लिश हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस वापस इंप्रूव हुआ है। वापस मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी नई बनी है, उसके बाद नए प्रॉब्लम्स आए, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ, और उसकी वजह से स्ट्रक्चर को चेंज किया, और स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। इसके बाद आया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने पॉइंट है? सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, याद होगा 8 स्ट्रक्चर अपने डिस्कस किए। मैं एक बार नाम बता दूं, सिंपल स्ट्रक्चर है, दूसरा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, तीसरा है डिविजनल, चौथा है एम फॉर्म स्ट्रक्चर, पांचवा है ओके एसबीयू स्ट्रक्चर, नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और मैट्रिक्स के बाद आपके लिए आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर, एंड लास्ट पॉइंट इज आवर क्लास स्ट्रक्चर। इजी आंसर है सबके, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस है, जिसके अंदर किसी के अंदर खाली कॉन्सेप्ट है, किसी के अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज है, किसी के अंदर और एक एडिशनल क्वेश्चंस रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर की। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? सिंगल बिजनेस की तरफ देखता है, सेकंड पॉइंट सिंगल मार्केट की तरफ देखेगा, और यहां पर फोकस होगा कोर मतलब कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेंगे इसके अंदर? इसके अंदर ये होगा कि बेनिफिट्स क्या है। यहां पर ओनर है, मैनेजर है, जो डिसीजन मेकिंग करेंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे, और स्टाफ ओके एग्जीक्यूट करेगा यानी काम करेंगे। यहां पर रूल्स बहुत कम होंगे, इनफॉर्मल होगा, अनसोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। यहां पर ओनर एंड मैनेजर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने की चांसेस ज्यादा है। सर कारण क्या है? कारण यहां पर दे आर वेरी ओपन टू इनोवेशन, दे आर फ्लेक्सिबल टू चेंज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक छोटी कंपनी स्टार्ट होती है और सक्सेसफुल हो जाती है, और जैसे वो बड़ी बनती है, तो ये स्ट्रक्चर उनके लिए काम नहीं करता, और इसके लिए वो अगले स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं। एंड अगला स्ट्रक्चर का नाम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में लॉजिक एकदम सिंपल है। ओके, ये स्ट्रक्चर सिंपल है। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर सीईओ और एमडी रहता है, और उसके नीचे 5 डिपार्टमेंट अलग अलग दिए हुए हैं। ये पांचों डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन एकदम सिंपल है, ये सिंपल है, लो कॉस्ट है। यहाँ पर सीईओ एमडी ओनर होता है, और मैनेजर हर एक फंक्शंस के होते हैं, और ये ग्रोथ रिलेटेड कंस्ट्रेंट किसके अंदर ओके जो आपका सिंपल स्ट्रक्चर में थे ना, वो निकल देते हैं। सर इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस है सेंट्रल स्ट्रेटजी कंट्रोल, यानी अभी भी ओनर और मैनेजर के पास ही सेंट्रल कंट्रोल है। सेकंड, फंक्शनल स्टेटस रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि सबके मैनेजर होंगे। तीसरा, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड करना आसान है, क्योंकि लॉजिकली एकदम क्लियर कट मान पड़ता है। चौथा सिनेरियो एफिशिएंसी को एनकरेज करता है। पांचवा, डिसीजन मेकिंग रैपिड होगा, क्योंकि अभी फंक्शनल जो स्टेटस होगा, यानी अकाउंट्स का हेड अकाउंट्स को लीड करेगा, मार्केटिंग का हेड मार्केटिंग को लीड करेगा, जो कि अभी सेंट्रल में जाने की बार बार जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर डिसएडवांटेज क्या है? यहां पर फंक्शनल स्पेशलिस्ट जो रहेंगे वो नैरो माइंड के रहेंगे। यानी एग्जांपल, सर इधर जो अकाउंट्स वाला या फाइनेंस वाला जो हेड है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखेगा या फाइनेंस के लिए देखेगा? खाली फाइनेंस के लिए देखेगा। प्रोडक्शन वाला किसके लिए देखेगा? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए? प्रोडक्शन के लिए। एंड दैट इज कॉल्ड नैरो माइंड। ओके, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसीलिए तीसरा स्ट्रक्चर आया, दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर जो ओनर है वो डिवीजन डिवाइड करता है, डिवीजन ए डिवीजन बी अपने एग्जांपल में दिया हुआ है, और हर डिवीजन में फंक्शनल स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, यानी आपको समझना है ये डिवीजनल स्ट्रक्चर है। अब ये क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है? ओके, क्या वे से डिवीजन करते हैं? तो 3-4 तरीके हैं वेज ऑफ डिवीजन। 4 तरीके क्या है? सबसे पहले ज्योग्राफिक एरिया के हिसाब से डिवीजन किया जाएगा, यानी एग्जांपल मुंबई का डिवीजन, पुणे का डिवीजन, दैट इज ज्योग्राफिक एरिया। दूसरा, प्रोडक्ट या सर्विस का डिवीजन, ओके, यानी शैम्पू हो गया या सोप हो गया, प्रोडक्ट और सर्विस का डिवीजन। तीसरा, कस्टमर के हिसाब से डिवीजन, कस्टमर यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। एग्जांपल, अगर मैं बुक्स प्रिंटिंग वाला हूं, तो कॉलेज के बुक्स प्रिंट करना है या सीए के बुक्स प्रिंट करना है, दैट इज कस्टमर डिवीजन। एंड प्रोसेस वाला डिवीजन, ओके, प्रोसेस वाले डिवीजन में मैंने आपको बताया था, ये फंक्शनल जैसा ही है, सिर्फ फंक्शनल को ओके एक टारगेट दिए गए रहते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट प्रोसेस डिवीजन। ओके, याद रखना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है वैसा ही ओके डिवीजन ऑफ प्रोसेस होता है, प्रोसेस वाला होता है, लेकिन खाली टारगेट्स दिए जाते हैं फंक्शन को। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट्स नहीं दिए जाते। इसके एग्जांपल मैंने क्लास में दिए हुए हैं। इसके बाद इसके एडवांटेजेस कितने हैं? एडवांटेजेस एकदम क्लियर है। डिविजनल में अकाउंटेबिलिटी क्लियर है कि तेरा डिवीजन तेरा है और इसका डिवीजन इसका रहेगा। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एकदम तोड़ रहती है। तीसरा, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय मोरल बहुत हाई रहेगा, क्योंकि डिवीजन वाइज उनको अचीव करना है। लोकल सिचुएशन का लोकल कंट्रोल होगा, यानी भाई ओके डिवीजन ए का कंट्रोल डिवीजन ए के पास रहेगा, मैनेजर के पास रहेगा, डिवीजन बी का कंट्रोल डिविजनल मैनेजर के पास रहेगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? ये कॉस्टली है। ओके, कॉस्टली क्यों आगे मानना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, डुप्लीकेशन है। सर डुप्लीकेशन क्या है? इधर भी आपको अकाउंट्स का हेड चाहिए, उधर भी आपको अकाउंट्स का हेड चाहिए, इधर भी आपको सेल्स का हेड चाहिए, उधर भी आपको सेल्स का हेड चाहिए, तो डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन होगा तो कॉस्टली होने वाला है। तीसरा पॉइंट, फंक्शनल एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी रहेगा, एंड यहां पर एलोबरेट कंट्रोल सिस्टम होगा। सर इसका मतलब क्या? ओके, कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या होगा? इनकी पॉलिसी प्रोसीजर, इनकी भी पॉलिसी प्रोसीजर इधर भी रहेगी, इधर भी पॉलिसी प्रोसीजर
प्रोसीजर रहेगी, जबकि अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर देखूं तो इधर पॉलिसी प्रोसीजर होने, इतने ड्रामेटिक पॉलिसी प्रोसीजर होने के चांसेस कम रहेंगे। तो दैट इज नथिंग बट योर पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू योर डिविजनल स्ट्रक्चर। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एम फॉर्म डिवीजन। एम फॉर्म डिविजनल स्ट्रक्चर या मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर में अपन ने एग्जांपल डिवीजन को डिवाइड कर लिया, एक हो गया इंडिया यूएसए, उसके बाद इंडिया में भी मैंने नॉर्थ साउथ ये वेस्ट ईस्ट किया, उसके बाद भी ईस्ट में मैंने सोप और टीका किया। दिस इज कॉल्ड एम डिवीजन स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, क्या है? सेपरेट डिवीजन सेपरेट बिजनेस माना जाएगा, डिविजनल मैनेजर हेड होगा जो ऑपरेशन का देखेगा, डिवीजन मैनेजर के ऊपर जो होगा वो स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, और यहां पर फंक्शनल हायरार्की डिफाइन की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं एम फॉर्म स्ट्रक्चर पुराना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो गया, इसको ओवरकम कर लिया किसने? एसबीयू ने। इसीलिए अगला स्ट्रक्चर आ गया एसबीयू। एसबीयू के कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज क्लियर रखनी है, ओके, सेम लॉजिक, ओके, इट इज एन एम फॉर्म। यानी सर मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है कि अगर आपको क्वेश्चन आया, ओके, जिसमें आपको लग रहा है मल्टी डिविजनल होना चाहिए, लेकिन मल्टी डिविजनल नहीं लिखोगे, एसबीयू लिखोगे। सर व्हाट इफ एमसीक्यू आया? एमसीक्यू आया तो मल्टी डिविजनल और एसबीयू दोनों ऑप्शन आए तो एसबीयू को क्लिक करोगे, और अगर एसबीयू साइलेंट होगा, एसबीयू नहीं होगा, तो मल्टी डिविजनल आपका आंसर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन आया मल्टी डिविजनल समझाइए, मल्टी डिविजनल समझाइए, और उधर आप एसबीयू लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन केस स्टडी आया जहां पर आपको लगता है ये मल्टी डिविजनल है, पर मल्टी डिविजनल नहीं होना चाहिए, ओके, एसबीयू होना चाहिए, क्योंकि मल्टी डिविजनल ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो गया, एसबीयू आपका आगे का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ लिए थे, इसके बेनिफिट्स भी आपने चैप्टर 2 के लॉजिक में कवर कर लिए हुए हैं। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि ये मैट्रिक्स कैसे बनता है। एक होता है फंक्शनल मैनेजर और एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, मैं आपको बता दूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो फंक्शनल मैनेजर है, ओके, वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होते, ओके, वो चेंज नहीं होते, फंक्शनल मैनेजर जो है वो वही रहेंगे, ओके। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर PM1 PM2 PM3 ऐसे करके PM4 भी होगा, PM5 भी होगा, FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 ऐसे नहीं होगा, FM1 FM2 FM3 ये स्टैटिक हो गए, लेकिन ये चेंज होते रहेंगे, ओके, ये प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, PM1 और FM1 ये एक टीम में काम करेंगे, जो येलो वाला कर रहा है, ओके। उसके बाद वो जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद वो अगली टीम में जाएंगे, उसके बाद वो अगली टीम में जाते जाएंगे, इस तरह से एक आगे जाते जाएगा, एक नीचे आते जाएगा। दिस इज हाउ द फंक्शन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वर्क्स। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या करता है? तो इसके अंदर डेफिनेशन में आप देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन देता है सर किसका? फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर का। एग्जांपल, ऊपर से जो जा रहा है, ऊपर से जो ये जा रहे हैं, ओके, जो कॉलम्स जा रहे हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, और जो रोज जा रहे हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल। ओके, सेकंड पॉइंट, ये लोग दोनों मिलकर काम करते हैं, वो कौन सी टीम होती है? टेम्पररी टीम होती है। यानी मैंने क्या बताया, FM1 एंड PM1 ये एक टीम में काम करेंगे, जैसे ही ये मैच्योर हो गया मैट्रिक्स, उसके बाद वो आगे की टीम में जाएंगे। इसके एग्जांपल मैंने क्लास में समझाया हुआ है, ओके। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि असाइनमेंट कैन बी डन फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, यानी PM1 PM2 PM3 PM4 एंड सो ऑन, ओके। हर एम्प्लॉय, हर मैट्रिक्स का एम्प्लॉय, मैट्रिक्स मतलब एक येलो है, एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का जो एम्प्लॉय होगा वो कितने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा? 2 मैनेजर को, FM1 और PM1 ये 2 मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, एंड दैट इज कैन बी डन हियर। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल फ्लो है एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो है, ये आपको ऑलरेडी पता है। एग्जांपल दिए हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ओके। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो रहेगा, फंक्शनल मैनेजर जो रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, यानी चेंज होते रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन फंक्शनल मैनेजर चेंज नहीं होगा, ओके। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। एडवांटेजेस क्या है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, बेटर कंट्रोल है, एम्प्लॉय कैन सी द रिजल्ट क्लियरली, प्रोजेक्ट शट डाउन करना भी आसान है, ये मैंने आपको समझाया, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट को मैनेज करना ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है? डुअल रिपोर्टिंग है, इसकी वजह से कॉस्टली भी है, इसको कॉम्प्लेक्सिटी भी है, एंड इसमें कम्युनिकेशन इफेक्टिव चाहिए। लेकिन इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डेविस एंड लॉरेंस ने, ओके, फेजेस सजेस्ट किए थे, जिसमें ये कल्चर में काम कैसे करना, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में कैसे काम करना। तो ये लोग बोलते हैं सबसे पहले टेम्पररी टीम बनाओ, सेकंड पॉइंट, ओके, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर बनाओ, और इसके बाद मैट्रिक्स को मैच्योर करो। 3 स्टेप्स होते हैं डेविस एंड लॉरेंस के, 3 फेजेस होते हैं। व्हाट आर द फेजेस? सबसे पहले टेम्पररी टीम बनाओ, उसके बाद ये टेम्पररी टीम बनने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब ये इसका प्रोडक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो भी होगा, उसको प्रोडक्ट मैनेजर और ब्रांड मैनेजर बनाओ, और वो जैसे ही बन गया उसके बाद मैट्रिक्स मैच्योर होगी और फिर आगे जाएगा। तो 3 फेजेस है जो आपको मैंने क्लास में भी समझाया, लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया, ओला जैसा कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर वर्चुअल स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर टू, ओके, सप्लायर और होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं या मार्केट करते हैं प्रोडक्ट को। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, आईटी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें इनोवेशन करता है, और ये मेक डिसीजन नहीं होता है, ओके, ये बाय डिसीजन होता है। दिस इज बाय डिसीजन ओवर ए मेक डिसीजन। इसके एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट सेविंग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अडेप्ट टू द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिकॉज अपन लोग आईटी में तोड़ कर रहे हैं, और कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी आईटी में रहेगी, ये डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी रहेगी, दूसरों से अलग से काम करेंगे अपन। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है कि मेरे पास न्यूमरस पार्टनर्स होंगे जिसकी वजह से ट्रबल हो सकता है, ओके। दूसरा पॉइंट, सेपरेट चैनल के लिए दिक्कत हो सकती है। तीसरा पॉइंट, रॉन्ग फंक्शन सिलेक्ट हो सकता है, यानी हम लोग को लगे हमारी कंपटेंसी इसमें है लेकिन एक्चुअली कंपटेंसी किसी और में है, ओके, या हम लोग किसी और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत सही नहीं रहेगा, एंड यहां पर एम्प्लॉय में लैक कॉन्फिडेंस। रीजन सिंपल है, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं, ओके, ये बिजनेस मॉडल ही नहीं है, ओके, ये खाली नेटवर्क स्ट्रक्चर है, तो यहां पर कितना भी रहा तो सिर्फ आईटी वाले लोग सर्वाइव कर लेंगे। ये होने के बाद आवर ग्लास स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि यहां पर, ओके, टॉप जो वाइड रहता
है, ओके, मिडिल नैरो रहता है और लोअर वाइडेस्ट रहता है। आवर ग्लास स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, यहाँ पर आईटी यूज किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए फ्रॉम टॉप टू मिडल। मिडल का रोल है डिमिनिश कर दिया गया है। आवर ग्लास स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स है जिसमें मिडल कॉन्स्ट्रिक्टेड कर दिया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेडिशनल में जो मिडिल लेवल मैनेजर थे वो स्पेशलिस्ट थे, यहाँ पर वो जनरल हो गए। एग्जांपल मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन का, अकाउंट्स का, एचआर का जो मिडिल लेवल मैनेजर होगा वो एक ही रहेगा। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन का मैनेजर अलग रहेगा, एचआर का मैनेजर अलग रहेगा, ओके, अकाउंट्स का मैनेजर अलग रहेगा। ऐसा जरूरत नहीं है, अभी ये डायरेक्टली टॉप से बात करेंगे। ओके, मिडिल वाला सिर्फ एक जनरल मैनेजर होगा, वो भी क्यों, कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए रहेगा। ओके, जनरल मैनेजर कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए, इसीलिए याद रखना ये ऐसा है। ओके, ये ऐसा नहीं बनाया, ये ऐसा नहीं बनाया यानी मिडिल उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। मिडिल है लेकिन ओके, यानी जिधर 4 मैनेजर थे उसकी जगह एक मैनेजर हो गया, और एक मैनेजर सिर्फ इसलिए चाहिए कि अगर भाई कोऑर्डिनेशन करने में यानी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आ रही होगी तो ये सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन टॉप और मिडिल, टॉप एंड लोअर का कोऑर्डिनेशन में मिडिल का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड आवर ग्लास स्ट्रक्चर। आवर ग्लास के दो ही कॉन्सेप्ट है, एक है एडवांटेज, 2 पॉइंट है जिसमें लो कॉस्ट है एंड यहाँ पर डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई हो गया है। लेकिन डिसएडवांटेज है यहाँ पर प्रमोशन कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। रीजन सिंपल है, मिडिल मैनेजमेंट ही नहीं है और मोटिवेशन नहीं होगा क्योंकि एक ही जैसे काम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ऊपर जाने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, मेरे को बताओ ना, इधर वाला बंदा ओके टॉप मैनेजमेंट कब बनेगा। ओके, उसके लिए क्या होता था, लोअर के लिए प्रमोशन कैपेबिलिटी कब होती है, जब मिडिल मैनेजमेंट आता था। ओके, ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सारे खत्म हो गए। आपको गारंटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आया लीडरशिप। लीडरशिप में आपके 3 क्वेश्चन है, एक है रोल, एक है रिस्पांसिबिलिटी, एक है टाइप। मैं आपको बता दूं रोल कब यूज रखना है, आपको रोल कब यूज करना है। रोल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना, जब आपको स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी होगी तब रोल आता है। रिस्पांसिबिलिटी एक जनरल रिस्पांसिबिलिटी होगी और टाइप ओके देख तरीके अप्रोचेस है। ओके, सबसे पहले स्ट्रेटजिक लीडर के कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो हाउ मेनी रोल्स आर देयर, 4-5 रोल्स है। स्टेइंग एट द टॉप ओके एंड वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग, यानी स्ट्रेटजी जब एग्जीक्यूट की जाएगी उनका काम ये नहीं होगा कि स्ट्रेटजी बन गई काम खत्म है। स्ट्रेटजी जब एग्जीक्यूट की जाएगी तो उसको देखना है कि स्ट्रेटजी बराबर इंप्लीमेंट हो रही कि नहीं। सेकंड पॉइंट, प्राइड फीलिंग देनी है सबको, अपन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करें, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, शिद्दत वाला काम कर रहे हैं, स्प्रेड द क्रॉप्स। ओके, तीसरा सिनेरियो, चेंज करना है तो रिस्पांस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, कुछ भी हुआ देखना चाहिए, रिस्पांस टू चेंजिंग कंडीशन। चौथा पॉइंट, इथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, और पांचवा पॉइंट, करेक्टिव एक्शन लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके, डरना नहीं चाहिए, अरे नहीं नहीं यार मैंने बोला था ऐसा करने के लिए, अभी करेक्टिव कैसे बोलूंगा। तो ये होता है रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। ओके, रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर के बाद आती है आपकी रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी जनरल रिस्पांसिबिलिटी है, 7 पॉइंट्स है। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने का, सेकंड पॉइंट उसकी पॉलिसीज बनाने का, उसको इंप्लीमेंट करने का, तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन तोड़ करने का, चौथा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को मैनेज करने का, पांचवा चेंजेस लाने का ऑर्गेनाइजेशन में, नेक्स्ट पॉइंट कॉर्पोरेट कल्चर स्ट्रांग बनाने का, एंड लास्ट पॉइंट परफॉर्मेंस की तरफ फोकस करने का। ये 7 पॉइंट रहते हैं, ये रिस्पांसिबिलिटी देती है। ये रिस्पांसिबिलिटी जनरल रिस्पांसिबिलिटी है। दोनों में फर्क क्या होगा, रोल में और जनरल रिस्पांसिबिलिटी में। रोल होगा जब स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, और रिस्पांसिबिलिटी ओके आपकी जनरल की जाएगी, ये स्ट्रेटजी के लिए रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा। एवरीबॉडी क्लियर। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ ओके स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। 2 तरह के अप्रोचेस है, 2 तरह के टाइप्स है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल करिश्मा वाला कॉन्सेप्ट है, यस यस मोटिवेशनल वाला पॉइंट है। ट्रांजैक्शनल ठीक है, पॉलिसी प्रोसेस है, उसके हिसाब से काम करो, तुम्हें ओके ये तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हें अगर तुमने काम अच्छा किया तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे, नहीं किया तो तुम्हें निकाला जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शनल में। ट्रांसफॉर्मेशनल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसके इसमें ओके टर्बुलेंट होगा, उसके इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल वाला तोड़ काम करेगा। ओके, यहां पर अगर एनवायरनमेंट स्टैटिक है तो ये वाला लीडर काम करेगा। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कल्चर। ओके, यानी लीडरशिप खत्म हो गया, लीडरशिप में 3 कॉन्सेप्ट है। कल्चर में 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कल्चर कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर क्या है, एंड तीसरा पॉइंट चेंज क्या है। ओके, जिसके इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस के इसमें ही ध्यान रखिए। ओके, स्ट्रेंथ और वीकनेस का ही थ्योरेटिकल आंसर याद रखिए और यही इंपॉर्टेंस में आंसर रख दीजिए। इंपॉर्टेंस में खाली स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट है वही आपने इंपॉर्टेंस में लिख देना है। सर स्ट्रेंथ क्या होगा, ओके कम्युनिकेशन करने के लिए तोड़ रहेगा। कल्चर अगर सही रहा तो कम्युनिकेशन तोड़ होगा, डिसीजन मेकिंग तोड़ होगा, कंट्रोल तोड़ होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड कोहेसिव एनवायरनमेंट रहेगा। कोहेसिव मतलब मिलने वाला एनवायरनमेंट रहेंगे, क्लियर एंड एक्सप्लिसिट प्रिंसिपल रहेंगे, एंड सब लोग कमिटेड रहेंगे टुवर्ड अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट मतलब अचीव करने के लिए, यानी यहां पर शेयर्ड विजन वाला कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अगर वीकनेस है तो यहां पर है ना स्मूथ इंप्लीमेंटेशन करने में यानी इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी, रेजिस्टिव चेंज होगा। यहां पर सब कल्चर प्रेजेंट होंगे और सब कल्चर की वजह से है ना इनको कमिटमेंट का सेंस ही नहीं होगा, जाने देना उसका काम है उसको करने दे, मैं नहीं करेगा। ओके, ये वीकनेस होगा। ओके, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन इज ओनली स्ट्रेंथ, आपको यहां पर लिखना है, स्ट्रेंथ के अलावा आप और कुछ नहीं लिखोगे। ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू डायग्नोस द प्रॉब्लम कल्चर, यानी अगर आपको मालूम पड़ता है कल्चर में प्रॉब्लम कल्चर है तो कैसे डायग्नोस करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता करना चाहिए आपके पास जो कल्चर है वो कौन सा स्ट्रेटजी सपोर्टिव है, कौन सा स्ट्रेटजी सपोर्टिव नहीं है। जो स्ट्रेटजी सपोर्टिव है उसको रहने दो, जो स्ट्रेटजी सपोर्टिव नहीं है उसके बारे में ओपनली बात करो और फोर्टनाइटली बात करो, फोर्टली बात करो। ओके, जो ओपनली बात करो और फोर्टली बात करो। एंड तीसरा सिनेरियो ओके बोलने दुनिया को बोलो ये कल्चर नहीं चलेगा हमें, और उसके बाद ना एग्रेसिवली उसको चेंज करो।
विजिबली एंड एग्रेसिवली उसको चेंज करो। तो हाउ टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर, तीन चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट, पता करो कौन सा कल्चर सपोर्टिव है, कौन सा कल्चर सपोर्टिव नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो सपोर्टिव नहीं है उसके लिए ओपनली बात करो। एंड तीसरा, एग्रेसिवली उसको चेंज करवाओ, काम खत्म। दैट इज हाउ टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर। प्रॉब्लम कल्चर बोल रहा हूँ, ओके। उसके बाद आता है आपके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर अपना खुद का बिजनेस चालू करता है। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में रहकर काम करता है, जो रिस्क लेता है। ओके, एंटरप्रेन्योर वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया था क्लास में कि भाई वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको सब कुछ करने के लिए रेडी, मतलब उसको बोला हुआ है तू कर बिंदास, तेरे को जो करना है कर, रिस्क ले, ओके, मैं सारा संभाल लूंगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो बोलता है, ओके, वो एंटरप्रेन्योर रहता है। एंटरप्रेन्योर एक बंदा रहता है जो खुद ही बिजनेस चालू करता है, जो नए कॉन्सेप्ट सोचता है, अपॉर्चुनिटी देखता है, रिस्क लेता है, ओके, कंपनी स्टार्टअप करता है, ओके, प्रोडक्ट को वैल्यू देता है, उसको बेचने का तरीका देखता है, उसकी डिमांड बढ़ाता है, ओके, डिसीजन मेकिंग करता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अकेला जिम्मेदार होता है। ओके, लेकिन एंटरप्रेन्योर ना इज रिस्पांसिबल ओनली फॉर लॉसेस, के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट्स आए तो उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, दैट फॉर श्योर। ये कॉन्सेप्ट होता है एंटरप्रेन्योर में। दिस इज योर चैप्टर 7। भारत माता की जय। ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो सबसे पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 8। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में आपको टोटल 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहला बेसिक्स है, दूसरा चेंज है, तीसरा कंट्रोल है, चौथा ऑडिट है, पांचवा बीपीआर एंड बेंचमार्किंग। ये आपके लिए ऑलरेडी कवर है। ये होने के बाद सबसे पहले बेसिक्स के अंदर अपने लिए टोटल 4 चीजें हैं। 4 चीजें क्या है? सबसे पहला, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। दूसरा क्वेश्चन होगा, अगर याद है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन साउंड और फ्लॉ हो सकती है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन ओके एक्सीलेंट या वीक हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, एंड चौथा पॉइंट है लिंकेज। एंड लास्ट वाला था मैंने बोला जो छोड़ने का आपको, इश्यूज इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन विच इज अगेन लिंक्ड विद चेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या होगा। डिफरेंस बिटवीन के पहले मैंने आपको बोला था डूइंग द राइट थिंग्स एंड डूइंग द थिंग्स राइटली। ये दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंस है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में। लेकिन 4 पॉइंट क्या है? सबसे पहला, इट फोकस ऑन इफेक्टिवनेस, दैट फोकस ऑन एफिशिएंसी। इट फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दैट फोकस ऑन ऑपरेशनल प्रोसेस। दिस रिक्वायर एनालिटिकल स्किल्स, दैट रिक्वायर मोटिवेशन स्किल्स, एंड दिस विल बी इंटरेक्शन बिटवीन टॉप मैनेजमेंट ओनली, एंड दैट विल बी इंटरेक्शन बिटवीन मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन के कॉन्सेप्ट में अपन ने डिस्कस किया ABCD। ओके, ए के कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है। यहाँ पर ए वाले का मकसद क्या होगा? किसमें शिफ्ट होना? बी में। बी इज अ आइडियल सिचुएशन जहां पर सब लोग रहना चाहते हैं। सी वाला सिचुएशन है जहां पर दोनों की लगी पड़ी है, दोनों रीडिजाइन चाहिए। क्या रीडिजाइन चाहिए? स्ट्रेटजी भी रीडिजाइन चाहिए और प्रोसेस भी रीडिजाइन चाहिए। याद होगा बीपीआर का कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। ये होने के बाद डी वाला एक सिचुएशन आइडियल है जहां पर स्ट्रेटजी को क्या करना है? रीडिजाइन करना है, और वापस अपनी पोजीशन कौन सी आ जाएगी? बी में। अल्टीमेटली पहुंचना किधर है? बी मैट्रिक्स में। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपको याद होगा, अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट है, तो यहां पर ये थ्राइव करेगा। ओके, अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है, लेकिन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंट है, तो यहां पर डाई स्लोली होगा। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है लेकिन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन ओके इनएफिशिएंट है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ओके, सर्वाइव कर लेंगे। दोनों अगर इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है तो इसमें डाई क्विकली होगा। ये कॉन्सेप्ट एग्जांपल के वाइज बताए थे। इसके बाद आपका लिंकेज आता है। लिंकेज अगर आपको याद होगा, 2 लिंकेज थे सर, कौन से? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में स्ट्रेटजी बनती है और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होता है, और एक में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है, उसके बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। दैट इज कॉल्ड ए लिंकेज। इसके बाद मैंने आपको और एक क्वेश्चन बताया था इश्यूज वाला, मैंने आपको बताया वो छोड़ देने का है। प्रोजेक्ट वाले इश्यूज, फंक्शनल वाले इश्यूज, बिहेवियर वाले इश्यूज। ये होने के बाद अपने लिए कॉन्सेप्ट आया चेंज। चेंज का कॉन्सेप्ट आते ही आपको याद आना चाहिए, 2 क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं चेंज में। अगर 2 क्वेश्चन आपको याद है चेंज के अंदर, 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 के अंदर से तीसरा क्वेश्चन आने वाला है। तो चेंज में पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज? हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 3। सबसे पहले रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। सेकंड पॉइंट, ओके, क्रिएट ए शेयर्ड विजन। एंड थर्ड पॉइंट, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इसके मसाले मैंने कल डिस्कस किए थे, राइटिंग मैंने बस उसको अपडेट किया, ये सारा कंटेंट मसाला लिख दिया शीट में। ओके, ये पॉइंट होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडल ऑफ चेंज। कौन दिया? ये कर्ट एंड लेविन। अगर आपको याद होगा, इसका और एक क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? स्टेप्स इन चेंज। स्टेप्स इन चेंज अगर याद है, 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएट करोगे, एक है स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज, एक है स्टेप्स फॉर चेंज। हाउ मेनी स्टेप्स फॉर चेंज आर देयर? 3। अनफ्रीज करो, चेंज करो, फ्रीज करो। और चेंज में ओके, यहां पर आपको HC केलेमन ने आपको मेथड बताया। कितने मेथड बताया? 3। सबसे पहले मेथड है कंप्लायंस मेथड, सेकंड पॉइंट है आइडियलाइजेशन मेथड, तीसरा इंटरनलाइजेशन। ये तीनों चीज आपको याद रहनी चाहिए। ये तीनों का मैंने बताया, यहां पर चेंज के 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, आप समझे? ओके, चार्ट में 2 ही बन रहे हैं लेकिन 3 बन रहे हैं, एक रिटेल बन के। ओके, सबसे पहला होगा स्टेप्स टू इनिशिएट चेंज, सेकंड होगा स्टेप्स फॉर चेंज, एंड थर्ड इज मॉडल फॉर चेंज। ओके, व्हाट आर द मॉडल फॉर चेंज? ये आपको ध्यान रखने होंगे। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्स और एलिमेंट्स इन कंट्रोल्स, यानी क्या होगा प्रोसेस ऑफ कंट्रोल में? एलिमेंट्स क्या है? 4 चीजें। सबसे पहले हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफाइन करना होगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना होगा? ओके भाई, अपन को एक्चुअल कंपेयर करना होगा परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस देखना होगा। तीसरा पॉइंट हमें क्या मानना पड़ेगा, डेविएशन। एंड चौथा पॉइंट करेक्टिव एंड एडेप्टिव सिचुएशंस को ध्यान में, एडेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर देयर, 3। कौन से, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक। यहां पर अगर आपको याद है तो ऑपरेशन में मैंने क्या बताया था, ओके ऑपरेशन मतलब कोई फंक्शन नहीं, फंक्शन के अंदर का एक एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। यानी अगर मैं बात करूं इन्वेंटरी मैनेजमेंट विल नॉट बी चेक्ड इन ऑपरेशन, बट इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक प्रोक्योरमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन। ओके उसके बाद ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट या परचेज या एचआर, ये किसमें देखा जाएगा, मैनेजमेंट। एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, यानी यहां पर जब हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी बराबर इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं, जैसा प्लान किया था वैसे चल रहा है कि नहीं, एनवायरमेंट जैसा चाहिए वैसा है कि नहीं। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आते हैं, कितने प्रकार के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, 4। सबसे पहला कौन सा कंट्रोल है, ओके अगर आपको याद है तो थोड़ी इजी आंसर है। सबसे पहले प्रीमाइज कंट्रोल, सेकंड पॉइंट है सर्विलियंस कंट्रोल, थर्ड पॉइंट है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, एंड लास्ट पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन। बट इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल किसके जैसा है, ऑपरेशन। खाली फर्क क्या है इंप्लीमेंटेशन और ऑपरेशन में, ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, ऑपरेशन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं है। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में भी 2 कंट्रोल है, एक है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट और दूसरा है माइलस्टोन। स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट मतलब एक ईयर एंड का टारगेट, और माइलस्टोन मतलब हर महीने का टारगेट, ये कॉन्सेप्ट होता है। माइलस्टोन कैन बी डिफाइंड ऑन टाइम, क्वांटिटी, क्वांटिफाई होता है माइलस्टोन में, टाइम हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, ओके यूनिट्स हो सकते हैं, व्हाटएवर। माइलस्टोन रिव्यू इज बेसिकली यू आर अचीविंग समथिंग एंड देन यू आर गोइंग अहेड। लेकिन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना, दोनों में यही फर्क था। ये होने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में गए एंड दैट इज कॉल्ड ऑडिट। ऑडिट के अंदर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर ऑडिट। सर कितने नीड है ऑडिट के, 4। सबसे पहले हमको देखना स्ट्रेटजी बराबर इंप्लीमेंट हुई कि नहीं, सेकंड पॉइंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं, तीसरा एनवायरनमेंट ओके कैसा है, चौथा सिनेरियो टॉप मैनेजमेंट चाहता है ऑडिट करने के लिए, क्यों, 2 कारण है, फाइन ट्यून करना या इन ट्यून करना। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज इन ऑडिट। 3 चीजें ये कंट्रोल के हिसाब से मैंने बताई। सबसे पहले ओके बेसिक एक्टिविटी में सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी का बेसिस समझना है, ओके आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करना उसको। सेकंड पॉइंट आपको एक्चुअल और बजट उन दोनों में कंपैरिजन करना है, और जो डिविएशन है उसके लिए क्या करना है, करेक्टिव एक्शंस लेना है। ये बेसिक एक्टिविटी है। उसके बाद आया रिचर्ड भाई ने क्राइटेरिया बताया, क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजिक ऑडिट। और मेनी क्राइटेरिया देयर 4। कौन से क्राइटेरिया है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, दूसरा है कंसोनेंस, तीसरा है फिजिबिलिटी एंड चौथा है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंसिस्टेंसी के अंदर मैं आपको बता दूं ये 3 सिम्टम्स बहुत जरूरी है, जिससे आपको समझेगा यहां पर मैनेजरल डिसऑर्डर है या स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है, मैनेजरल डिसऑर्डर है या स्ट्रेटजी प्रॉब्लम। अगर आदमी चेंज होता है, चेंज इन स्ट्रेटजिक, अगर आदमी चेंज होता है फिर भी ओके प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ओके स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है। सेकंड पॉइंट, अगर एक डिपार्टमेंट का सक्सेस है वही सक्सेस दूसरे डिपार्टमेंट का ओके फेलियर है तो ये भी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है। एंड तीसरा पॉइंट, अगर मैटर किसके पास जा रहा है, टॉप मैनेजमेंट, तो ये भी फेलियर है। तो ये कंसिस्टेंसी में चेक किया जाता है। कंसोनेंस अगर आपको याद है तो ट्रेंड के हिसाब से जाना है। तीसरा सिनेरियो ओके फिजिबिलिटी, यहां पर अपन देखेंगे भाई यार क्वांटिफाई करेंगे, एचआर है, फाइनेंशियल है, रिसोर्सेज है कि नहीं। एंड लास्ट पॉइंट एडवांटेज, हमें देखना हमारे पास कंपिटेंसी है कि नहीं, और इसकी वजह से क्या आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यही चीज है जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला सकते हैं। ऑडिट में ये चेक किया जाता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके जहां पर हम देखेंगे व्हाई स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट, क्यों मालिक, कारण क्या है। सबसे पहला एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स। दूसरा पॉइंट, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मुश्किल है, एक्यूरेसी से नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी नहीं हो सकती। तीसरा सिनेरियो भाई यार एनवायरनमेंट का जो पॉइंट है ओके यहां पर जो एनवायरनमेंट की सर्टेनिटी है वो अनसर्टेन, मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा बढ़ गई है। चौथा सिनेरियो, आज के डेट में इन बहुत जगह जगह के मैटर हमें इंपैक्ट करने लगे, वर्ल्ड मैटर्स हमें इंपैक्ट करने लगे। टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक इवेंट्स, वर्ल्ड इवेंट्स का पॉइंट है। उसके अलावा रैपिड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, यानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंट होने की चांसेस ज्यादा है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होने गई है, कम होने गई है। यानी पहले क्या होता था ओके लंबे टाइम तक चीजें टिकती थी, अभी आप मतलब जो एजम्पशंस होते थे वो लंबे टाइम तक चलते थे, अभी एजम्पशंस शायद कुछ टाइम तक ही चलते हैं, उसके बाद एजम्पशन चेंज हो जाते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम इन स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवे मैं आपको वापस बता रहा हूं, प्लीज मेक श्योर आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर रहेगा। नीड एंड क्राइटेरिया, ये 2 वर्ड पे ध्यान रखना, नीड फॉर स्ट्रेटजी ऑडिट और क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजी ऑडिट, ये 2 में कंफ्यूज मत होना। क्योंकि क्या होगा, देखो रिचर्ड नाम आ गया तो आपको क्लियर कट आंसर है, लेकिन नाम नहीं आया तो मेरा क्वेश्चन कल भी वही था, कर्ट लिविन नाम नहीं आया तो कैसे मालूम पड़ेगा वो लिखना है या ये लिखना है। आपको याद रखना होगा स्टेप्स टू इनिशिएट एंड स्टेप्स फॉर चेंज, ये दोनों में वैसे ही इस तरह से नीड एंड क्राइटेरिया दोनों अलग अलग है। ये मैंने आपको क्लास में समझाया कि वर्क कैसे करना है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है बीपीआर एंड बेंचमार्किंग। बीपीआर एंड बेंचमार्किंग, बीपीआर के अंदर कितने क्वेश्चन है, 5 ओके, जिसमें आप लोग सोए थे। ओके पहला क्वेश्चन था एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर, दूसरा क्वेश्चन है कैटेगरीज ऑफ प्रोसेस जो बीपीआर में होना चाहिए, तीसरा पॉइंट है स्टेप्स इन बीपीआर, चौथा है इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन बीपीआर, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है limitations या challenging in BPR. Okay, what are the challenges? And one more question will be benchmarking. उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है steps. सबसे पहला क्वेश्चन आता है BPR में, business process reengineering में, what are the elements of BPR? How many elements are there? 3. Fundamental rethinking, radical redesign and dramatic improvement. इसमें आपको मैंने समझाया क्या क्या वर्कआउट होता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है what are the business process जिसमें अपन BPR करते हैं। तो 3 बिजनेस प्रोसेस, सबसे पहले जो डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, सेकंड पॉइंट जो इंटरफेस विद कस्टमर होता है, एंड तीसरा मैनेजमेंट प्रोसेस। ये 3 ही प्रोसेस है जिसमें हम BPR करते हैं, इसके अलावा BPR करते नहीं है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर फॉर BPR? 5। सबसे पहले क्यों करना है BPR? आइडेंटिफाई द नीड ऑफ
बीपीआर। ओके, सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बताइए। थर्ड पॉइंट एग्जिस्टिंग प्रोसेस पढ़िए। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोसेस का मसला मैंने आपको क्लियर किया है, यहां पर दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। पहला पॉइंट, कोई बोलता है कि भाई एग्जिस्टिंग पढ़ के हम लोग प्लान करेंगे, और एक बोलता है हमको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस। चौथा पॉइंट, एग्जिस्टिंग प्रोसेस के हिसाब से प्लान बनाइए, और प्लान बनाने के बाद ओके क्या करना है, इंप्लीमेंट। तो प्लान बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए, बीपीआर प्लान बनाइए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, दैट्स इट। ये 5 स्टेप्स इन बीपीआर है। ये बीपीआर होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन बीपीआर। ये लॉजिकली ये क्लियर कट आंसर है मालिक, ये ऑल टुगेदर आपको मालूम होना चाहिए। ये अपना आईटी का चैप्टर 3A का आंसर आता है। सर कितना पॉइंट है, 3। टाइम कॉर्पोरेशन हो गया, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट निकल गया, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस हो गया, और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट हुए, और इंपैक्ट क्या हुए, 3 चीजें, एफिशिएंसी हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, इनोवेशन हो गया। और इसके बाद अब पूछा जाता है व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड लिमिटेशंस ऑफ बीपीआर। सबसे पहला जिगरा चाहिए, इनफ करेज इज रिक्वायर्ड बॉस, इनफ करेज इज रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट क्या चाहिए, टाइम एंड एक्सपेंस। ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं, कितना भी कर लो, सेटिंग ऑफ टारगेट बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इट इज नॉट इजी फॉर बीपीआर। अपन ऐसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बीपीआर इज कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में एक ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन बेंचमार्किंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग। सेकंड पॉइंट, ओके आपको बताना पड़ेगा आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है। थर्ड पॉइंट, आपको बेंचमार्क प्रोसेस बताने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट, वो बेंचमार्क और आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कंपेयर करना पड़ेगा। पांचवा सिनारियो उसका क्या निकालना पड़ेगा, गैप। एंड लास्ट पॉइंट, उसको गैप निकालने के बाद आप इंप्लीमेंट करोगे, उसको क्या करो, इवैल्यूएट करो कि गैप मिटिगेट हुआ कि नहीं। एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ये है आपके लिए चैप्टर 8 मालिक।